वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है आजकल विद एंडेवर पाकिस्तान, वेयर वी आर लुकिंग फॉर पाकिस्तान मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप स्लैश बिजनेसेस, 50 ऑफ देम इन फैक्ट। अगर आपको एंडेवर का नहीं पता, इट्स एन इनक्रेडिबल कम्युनिटी ग्लोबल, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को, फाउंडर्स को, डिफरेंट बिजनेस जो बिजनेसेस चला रहे हैं लोग उनको एम्पावर करती है, दुनिया भर के डिफरेंट फाउंडर से कनेक्ट करती है जो उनकी इंडस्ट्री में है। देयर विजन है इसके जी, इमर्जिंग मार्केट से इंटरेस्टिंग बिजनेसेस एंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ग्लोबलाइज किया जाए, $1 बिलियन क्रॉस किया जाए और स्केल करवाया जाए। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो आप डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं। इनके बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, इनके अपने एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जो कि एक बड़े टफ वेटिंग प्रोसेस के बाद ये चूज़ करते हैं। द डिटेल्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही मैं किकस्टार्ट को थैंक करना चाहूँगा, जहाँ पर आज हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। दे हैव बीन इनक्रेडिबली काइंड ऑलवेज टू अलाउ फॉर अस टू शूट इन देयर co-working space. Kickstart, as I just mentioned, is Pakistan's largest co-working space. तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या कोई आप कंपनी चला रहे हैं और आप अपनी ऑफिस मैनेजमेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने बंदों को अपने कहीं बिठाना है या खुद बैठना है, तो डेफिनेटली चेक आउट दीज गाइज। देयर इन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। दे हैव द लार्जेस्ट स्क्वायर फुटेज इन पाकिस्तान। लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू नो मोर अबाउट दैम। हमने क्लिप्स का चैनल लॉन्च किया फॉर पीपल हु हैव एन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का ये मसला है। तो 8-10 मिनट के अंदर हम आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है वो उस चैनल पर दे देते हैं। यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा वो चेकआउट कर लीजिएगा। और लास्टली, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ, जो कि 80% लोग आते हैं, देखते हैं, निकल जाते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अभी मैं आज के गेस्ट को भी बता रहा था कि यार हमारी जो सब्सक्राइबर काउंट है ना, वो इंडस्ट्री में कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उससे हमारा फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा सा वैनिटी मैट्रिक मिल जाता है। बट नॉनदलेस आज की कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक तो ये कि मैं पर्सनली I've been meaning to have this conversation. I've seen this brand grow right in front of my eyes. It's absolutely incredible the way that they've been able to have consistency, create that brand identity, but also grow rapidly. मोर इम्पॉर्टेंटली, सो साल एक हो गया था, उससे ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। 2-1 दफ़ा हम मिले भी हैं और हमने बोला कि यार वो पॉडकास्ट करनी है और वो कभी हुई नहीं। सो फाइनली आई एम ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग राइट नाउ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, दे आर राइट नाउ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट men's grooming brand. They're doing more than $3 million of revenue. Expand करके अब now they're getting into other ventures as well. And again, जो मैं हमेशा बार बार ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी स्पेसेस में अर्ली स्टेजेस पे हैं। सो आज अगर आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यार टोनियन गाय इतना बड़ा हो चुका है, तो मैं एक टोनियन गाय बना लेता हूँ। टोनियन गाय को बनते हुए डेकेड्स लगते हैं। और आजकल हम जो है ना, वो अर्ली नेट प्रैक्टिस फेजेस में हैं, जिसमें लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कॉन्कर कर रहे हैं। उसमें जाहिर है जो फाउंडर्स कॉन्कर थोड़ा बहुत कर लेते हैं नेट को, तो वो बड़ा छलांगे लगा रहे होते हैं, विच इज़ गुड। दे शुड पैट देमसेल्व्स एट द बैक, बट आई थिंक दे शुड नॉट गेट कंफर्टेबल बिकॉज देयर इज जस्ट सो मच मोर टू डू। एंड आज की कॉन्वर्सेशन में जो प्री डिस्कशन हमारी डिस्कशन हुई है, आई हर्ड देयर इज अ लॉट कमिंग हियर एंड आई एम एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट। वी हैव विद अस Ibrahim Shaukat, who is the founder and now the director of Daadi Mooch. Ibrahim, thank you so much for coming to the show. This is TBT Season 5, Lahore Studio. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. थैंक यू सो मच मुजम्मिल, रियली एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि यार कब ये करने को मिलेगा, तो थैंक यू। I'm glad to see you. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करूँगा. I want you to sort of give me for those who don't know, give me a quick summary of Daadi Mooch. Tell me about what you guys do, what's the scale, where are you as of today? सही है। सो क्विक समरी ये है कि वी स्टार्टेड ऑफ एज अ बियर्ड ग्रूमिंग ब्रांड। मेरी खुद की दाढ़ी थी, आई वाज यूजिंग बियर्ड ऑयल्स अब्रॉड, और पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। एंड वे लाइक कि अच्छा यार दिस इज़ अ प्रोडक्ट फॉर मी, तो कुछ ना कुछ लोग ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। आई थिंक आई वाज 21 एट दैट टाइम, तो बहुत ज़्यादा आप जैसे मैं भी लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ टैम क्या है, सैम क्या है, अच्छा कैसे होगा, क्या होगा, बट एट दैट एज एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन एज वेल कि बहुत ज़्यादा हम उसमें घुसे नहीं कि क्या है कैसे, हमने कहा यार कर देंगे, हो जाएगा। तो बस हमने शुरू किया, हमने बियर्ड ऑयल्स बेचने शुरू कर दिया। वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट, पीपल लव्ड इट, लोगों को चाहिए था, हमने उस तरह करना शुरू कर दिया। उसके बाद सेम कस्टमर से हमें फीडबैक्स आने लग गए कि अच्छा हमें ना हेयर क्लेज भी चाहिए, हमें फेस वॉशेस चाहिए, वी लव द प्रोडक्ट, वी हमें और आप चीज़ें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने फिर वी कन्वर्टेड इनटू अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड, दो वी स्टिल हैव अ चैलेंज। सो इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, Daadi Mooch does not only sell beard oil, we're into face washes, body washes, shampoos, hair styling products, we're launching perfumes next month.
we're launching hair dyes as well. हमने अभी एक salon भी खोला है. We're now into services as well. तो that's sort of what we're doing. और revenue तो आपने बताई दी है. Headcount of people Headcount, working? so हमारा जो corporate staff है, that's around 30 to 35, but we have people in the warehouses and other staff as well. So we're a company of around 70 people right now. Nice. And you guys have 4 retail outlets as well? Yes, 4 retail outlets and a salon. And you're distributing across 700 trade shops, if I'm Yes, not wrong, yes. right? So that's generally the scale. But before we get into the business side of things, and I want to go a little bit back. हमारा model है. I'd love to know a bit about where were you born, early life आपने कहाँ पे गुजारी, and you know what has your education been like. सही है. But most importantly, I'd love to know what were some of the themes growing up that you feel like enabled a lot of what you've been able to do now. सही है. So यार पैदा मैं फैसलाबाद में हुआ हूँ, टेक्सटाइल हब ऑफ पाकिस्तान. और I think what was very interesting for me is to being born in a business family. So the conversation always revolved around business. So it was sort of second nature for me to think about selling something or doing something of my own. और छोटे होते से मुझे पता था मैंने आगे बिज़नेस करना है. बिज़नेस क्या करना है वो ऑब्वियसली मुझे लगता था कि मैं आऊँगा, और सॉर्ट ऑफ सेठ ही देखे हुए थे. मैंने अपने नाना को काम करते देखा, फैक्ट्री जा रहे हैं और लेबर के साथ डील कर रहे हैं. और फैसलाबाद में लेबर के साथ डील करने का भी एक अपना ही तरीका होता है. तो मैंने जब वही देखा था तो मुझे भी लगता था मैं यही करूँगा, या फैक्ट्री चलाऊँगा, या जाके ट्रेडिंग शेडिंग करूँगा, या इस तरह का कुछ करूँगा. बट मैं अपने बैचलर्स करने यूके चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा अल्हम्दुलिल्लाह. और वहाँ जाके फिर मैं आई वाज एक्सपोज टू द न्यू वर्ल्ड, द डिजिटल वर्ल्ड, और मैंने डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस देखे वहाँ पे. और ये कौन सा ईयर था? सॉरी, Which year was this? 2014 में मैं बैचलर्स के लिए गया था. 2018 में मैं ग्रेजुएट किया हूँ अपने बैचलर्स से. और उससे पहले जो आपकी स्कूलिंग है वो फैसलाबाद में कहाँ से? फैसलाबाद में बीकन हाउस. लास्ट ईयर मैंने रूट्स में किया था. वो करने के बाद फिर मैं यूके चला गया था. Before I go forward, how would you rank your education in Beacon House and Roots? यार I think एजुकेशन का तो कोई सीन ही नहीं था वहाँ पे. चल रहा था चल रहा था. जुगते सीख रहे थे. अगर जुगते नहीं आती तो सरवाइव कैसे करना है स्कूल में. तो रात को बॉयज़ बैठ के शाम को स्टेज ड्रामे देख रहे हैं कि अगले दिन जाके सर्वाइवल कैसे करनी है. तो बीइंग इन फैसलाबाद दैट वाज अ बिग थीम. और तो स्कूल लाइफ यही थी. शाम को सारे ट्यूशन पढ़ते थे. दैट वाज आल्सो सोशल सीन एज वेल, क्योंकि सोशलाइज करने का और तरीका ही नहीं था. तो फिर सारे रात को ट्यूशन्स पढ़ते थे, ट्यूशन्स पढ़ के सोशलाइज भी करते थे. सुबह स्कूल जाके सिर्फ शुगर लगता था. और तो द स्कूलिंग वाज़न्ट टू ग्रेट. Right. Abhi, you're full time in Lahore, or do you flip back between Faisalabad and Lahore? So 2024 के बाद after hiring a CEO, I have moved back to Faisalabad. I had been living alone for 10 years by myself. तो मुझे फिर थोड़ा सा था यार मैं थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ. बस हो गई थी. How has Faisalabad evolved over the last couple of decades? मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन देता हूँ. मेरा इत्तेफाक हुआ फैसलाबाद आने का 2012 में पहली दफ़ा. सही है. ज़िंदगी में पहली दफ़ा. और उस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर रहा था. तो आई केम इन फॉर अ रिपोर्ट दैट आई हैड टू डू अराउंड द donkey cart water supply in Faisalabad. I was fascinated by this entire concept. अब नहीं हो रही. अब शायद हो रही है, बट इतनी ज़्यादा. A city built on a नहर was supplying its residents water through donkey carts. Yeah. And मेरा जो बबल बर्स्ट हुआ था ना, मैं इस्लामाबादी बर्गर, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मुल्क क्या है. मेरा it was fascinating to me, but it humbled me quite a bit. Then I came back again in 2015, again with the World Bank, and suddenly I was like, whoa, the roads, look at what's going on. Then I came back in 2000, and I actually came in to meet your cousin. एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की फैक्ट्री में विजिट करने आया. सही है. एंड वहाँ पर जब मैं उस टाइम आया था 2021 की बात है गालिबन. सही है. तब तो एक अलग ही फैसलाबाद था. द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज फिनोमिनल. इंटरनेशनल ब्रांड्स वर देयर. यू हैड अ गुड लाइक ईटिंग की बहुत सारी वो थी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम it began to show कि अब फैसलाबाद में एक मिडिल क्लास emerge कर रही है. Either you had like either the upper middle or the upper class, or you had a working class, and you had like this sort of middle class layer missing. That I felt like कि अब जो है ना वो एक sort of booming middle class बन रही है, and the city now is able to create value on its own. वरना वही ऐसा हो रहा था कि मैं लोगों से बात करता था, वो कहते थे हम अगर कोई
यू नो वर्किंग क्लास से अगर वो मिडिल क्लास की तरफ जाता था, वो पढ़ने के लिए बाहर जाता था और फिर वो वहीं का होकर रह जाता था, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची. दैट वाज माय, बिल्कुल एज अ साइड पर्सन 2-3 ट्रिप्स में जो मुझे नज़र आया. As someone who's lived there, how has Faisalabad evolved over the last couple of decades? Yeah, so from an infrastructure point of view, I think there has been huge developments. Amazing किस्म की societies आ गई हैं वहाँ पे. There's this society Naturals that has a full on lake in it. आपका जो घर है, हर घर के सामने लेक गुजर रही है. पैडल हैज़ किक्ड ऑफ, तो यू नो उस तरीके से डेवलप ज़रूर कर रहा है. बट आई स्टिल फील लाइक अभी भी देयर इज़ एन अपर क्लास एंड अ लोअर क्लास. मिडिल क्लास उस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मिल है, मिल ओनर है, और फिर जो वो लोग हैं जो मिल में काम कर रहे हैं, दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस. सो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जब तक मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो उस तरह का टैलेंट वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा. हाँ, अब हमारे पास इंटरलूप जैसे प्लेयर्स हैं, तो येस दे डू अट्रैक्ट गुड क्वालिटी टैलेंट एंड देर पेइंग गुड अमाउंट्स ऑफ मनी एज वेल. तो उस तरीके से मिडिल क्लास की थोड़ी सी जनरेशन हो रही है, मगर अभी भी सेठिया बिजनेस ही है. अब जब सेठिया बिजनेस है तो सेठ को यस इकोनॉमी अभी तक जो है वो टेक्सटाइल के अराउंड ही घूम रही है, या उसमें कुछ चेंजेस इमर्जेंस आना शुरू. और इसमें अगर कॉन्टेक्स्ट में ये दूंगा, मैं फास्ट का ग्रेजुएट हूँ, राइट. सो वाइल वी वर देयर, तो हमने सुना नया कि फैसलाबाद का कैंपस खुल रहा है, एंड वी वर वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज अगेन KLI से बाहर तो कुछ दुनिया है ही नहीं. तो जब हमने सुना कि अच्छा यार फैसलाबाद में भी खुल रहा है, फिर हमने ओवर टाइम ग्रेजुएशन के बाद आहिस्ता फैसलाबाद से टैलेंट भी देखा, इंटरेक्ट भी किया. और a lot of that talent in the age of remote, particularly post-COVID, began to stay back in Faisalabad. And now there are these households जिसका बच्चा फास्ट फैसलाबाद से ग्रेजुएट किया और वो घर बैठा $5,000 जो है वो फैसलाबाद की इकोनॉमी में ऐड कर रहा है, राइट. वो वहाँ से बैठ कर इनफैक्ट मैं जब ये रिसेंटली ना आई वाज सेलिंग माई कार, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और वो पता लगा कि जी नस्ट का बच्चा ग्रेजुएट था. उसने कहा कि मैं बाइक ख़रीद लेता हूँ. मैंने कहा अच्छा रैंडम क्या मतलब है. तो उसने कहा कि मैं आपको जो है ना, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था तो मुझे डॉलर्स चाहिए थे, तो उसने कहा मैं आपको जो है वो डॉलर्स में पे कर दूंगा, आपकी कितनी डिमांड है ना. मैंने कहा यार मुझे अगर डॉलर में तो मुझे ब्लैक से डॉलर मिलेगा तो मुझे इतना चाहिए. उसने कहा जी मेरा रिटर्न इतना मिलेगा. तो उसको वो 56 लाख की गालिबन पड़ी, मुझे वो 60 लाख की पड़ी कि मैंने वो कर लिया, क्योंकि मेरे डॉलर में उसने उसी वक्त ट्रांसफ़र किया. वो आया फैसलाबाद से, गाड़ी उठाई और ले गया वापस. ही वाज 26-27. ही बॉट हिज फर्स्ट लाइक 5.6 मिलियन रुपी कार. क्योंकि वो बैठा वहाँ पर बाहर से कर रहे हैं. A lot of that money is now being disseminated within the Faisalabadi economy, which historically didn't happen. नहीं, फॉर श्योर. देखो इस तरह के लोग तो आ रहे हैं, मतलब, बट आई स्टिल फील लाइक ये थोड़ा सा, अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें या ओवरऑल फैसलाबाद एज ए सिटी को अंडरस्टैंड करना चाहें, तो मैं फिर भी कहूँगा कि यार इस तरह के लोग सॉर्ट ऑफ आउटलायर्स, अभी आउटलायर्स हैं. प्राइमरीली कल्चर अभी भी वही है, सोच अभी भी वही है. येस, लोग अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों पे भी सोच रहे हैं. अगर मैं फैसलाबाद जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके परेशान हो जाता हूँ, यार मैं क्या बात करूँ, कपड़े की बात हो रही है, सूत्र की बात हो रही है, इसके अलावा कॉन्वर्सेशन ही नहीं है वहाँ पे. सो आई कम टू लाहौर एवरी वीक. मैं कराची चल जाता हूँ, इधर उधर चल जाता हूँ, या मैं फैसलाबाद में सिर्फ फोकस वर्क है वो कर रहा हूँ, या मैं बस सो रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल साइड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. बट इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे येस आउटलायर्स डू एग्जिस्ट, बट उनको मैं आउटलायर्स की कैटेगरी में ही रखूँगा. अभी तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना शुरू है, लाइक स्केल पे नहीं आना शुरू. हाँ. What about like infrastructure in terms of not just like roads and houses, but like restaurants and retail outlets and availability of, let's say, consumer markets? Yeah, so इस टाइम तो फैसलाबाद बूम कर रहा है. So there's this new place, Green Avenue. वहाँ पे they've built an amazing place. Hardee's आया हुआ है. Sorry? मॉल है या नहीं, फैसलाबाद का छोटा सा राया है, बट उसी सेम लेन में अब 3 नई मार्केट्स और खुल रही हैं. मेरा भाई वहाँ पे एक पैडल भी खोल रहा है. लेजेंड्स आ रहा है, लेजेंड्स के साथ वी आर डूइंग अ पैडल थिंग एज वेल. सो उस तरीके से कंज्यूमर मार्केट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग ऑफ. तो मैं भी बड़ा परेशान था यार ये कौन लोग हैं, बिकॉज फैसलाबाद का काफ़ी ये कल्चर भी है कि लाहौर बहुत पास है. तो फैसलाबादी क्या करता है, वो फैसलाबाद में पैसे नहीं खर्चता. वो कहता है यार वीकेंड पे लाहौर जाना है, लाहौर जाके खर्चेंगे. और कम्युनिटी इतनी छोटी है कि आप 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि थोड़ा सा कह लो फाइन डाइन उसमें आते हैं. अब वहाँ पे जाते हो, यू मीट द सेम काइंड ऑफ पीपल. उसके बाद एक हमारे पास क्लब है, चनाब क्लब, वहाँ पे लोग जाते हैं, वो भी आपको सेम किस्म के लोग वहाँ पे मिलते हैं. सो पीपल डोंट वांट टू गो आउट एज मच, क्योंकि आपने उन्हीं लोगों को स्पोर्ट्स पे भी मिलना है, उन्हीं लोगों को आपने शादियों पे भी मिलना है, रेस्टोरेंट में भी जब आपको वही मिल जाते हैं तो पीपल सॉर्ट ऑफ हेजिटेट गोइंग आउट एज मच. तो फैसलाबाद में जो लाइफ है वो ज़्यादातर घर में ही है, और उसके बाद लोग फिर लाहौर निकल जाते हैं. लाइक स्लो एंड स्लीप्स अर्ली टाइप वाइब.
नहीं यार, कॉर्पोरेट सीन नहीं है तो स्लीप अर्ली और हेल्थ की लोगों को इतनी चीज़ों का पता नहीं है अभी, लोग बस इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बट इट्स अ स्लो लाइफ। क्योंकि मुझे ना जो आपकी बातों से मुझे पैरेलल आ रहा है इस्लामाबाद। सो आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद 90s 2000 एंड इवेंचुअली इस्लामाबाद का भी ये सेम प्रॉब्लम था। इट डिड नॉट हैव अ मिडिल क्लास बिकॉज मोस्टली आपके पास या तो हेडक्वार्टर्स होते थे, तो आपके पास एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रोल्स होते थे, या ब्यूरोक्रेसी होती थी जिसको आप कहीं से भी मिडिल क्लास नहीं कह सकते। वो सारे के सारे उनके उनको अच्छे घर मिल जाते थे, उनको गाड़ियाँ मिली होती थी, सर्वेंट्स होते थे, वॉट नॉट। एंड सो जो हमेशा लोगों का भी रोना होता है कि इस्लामाबाद जो है वो वहाँ पर महंगाई बहुत है, ये है वो है। जो कोर इस्लामाबाद था वो इसी तरह था कि you go to a coffee shop for the longest time up until I would argue even 2007 to 2008 सही है, वो 2 4 6 8 काम के रेस्टोरेंट्स हैं, वो पापा सैलेस है, वो ये है वो है, वही चल रहा है। कंज्यूमर मार्केट्स कोई है नहीं, बस वो एक जिना सुपर है, उसी में बस वो चाइना मार्केट्स बनी हुई हैं, वो चल रही हैं। थिंग्स रियली चेंज्ड पोस्ट 2008 आई वुड से, एक्चुअली नो 2012। इवेंचुअली आपकी अपनी जो सोसाइटी है वो शायद इवॉल्व आउट हो या ना हो, किस हद तक हो वल्लाह आलम, बट वन थिंग रियली चेंज्ड आफ्टर द वॉर ऑन टेरर एंड पर्टिकुलरली दी जो ये आपके ऑपरेशंस होना शुरू हुए ना, सही है, जिसमें आपका जो केपी का बहुत सारा जितना भी पैसे वाला बंदा था वो सारा इस्लामाबाद आ जाता था। सही है, एंड आई फील लाइक दैट्स वेयर वंस यू एक शहर जब एक क्रिटिकल मास क्रॉस कर लेता है तो उसके फिर इर्द गिर्द के इलाकों का जितना भी बंदा है जो कि पैसे वाला है वो फिर उस इलाके में आना शुरू हो जाता है। एंड देन यू बिगिन टू सी an emergence of consumers as well, people who are who go to these restaurants and markets and this and that। मुझे लगता है कि और वो एक ऐसा critical mass था जिसके बाद एक literally explosion हुई थी। Personally I feel like फैसलाबाद is at the cusp of that explosion where वो अपनी fundamentals को set कर रहा है और कर चुका है काफ़ी हद तक। and now the lifestyle as a lifestyle city because it's so good कि वो अपने let's say 100 किलोमीटर रेडियस से, क्योंकि लाहौर बहुत ज़्यादा overcrowded हो चुका है in many ways, एंड प्रॉक्सिमिटी में वो अपने 100 किलोमीटर रेडियस या डाउन साउथ से वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करके अपने पास ले आएगा पोटेंशियली, एंड विल एबल टू प्रोवाइड देम विद अ लाइफस्टाइल जो कि दिस इज इस्लामाबादी लाइफ, इट्स क्लीन नाइस, पीपल कंपैरेटिवली ट्रस्ट पीपल। लाहौर में तो यूर जस्ट लाहौर कराची आप जाते हैं, यूर जस्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग देयर। आई नो यार, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाहौर बीइंग सो क्लोज, फैसलाबाद उस तरीके से वो मार देता है मार्केट थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि देखो ना, अब फैसलाबाद लाहौर 2 घंटे का रास्ता है। अब मैं खुद भी हूँ, मैं कल से लाहौर आया हुआ हूँ और मैं आई एम हियर टिल संडे, मैं वापस जाऊँगा, अगले हफ्ते मैं फिर से आ जाऊँगा। तो आई फील लाइक लाहौर बीइंग सो क्लोज ऑल्सो कीप्स फैसलाबाद फ्रॉम डेवलपिंग एज वेल। तो वो जो लोग हैं 100 किलोमीटर प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं, वो फिर फैसलाबाद की जगह लाहौर है, वो कहते हैं हम लाहौर चलते हैं। तो आई फील लाइक इस क्लोजनेस की वजह से भी फैसलाबाद उस तरीके से डेवलप मेरे ख्याल में नहीं कर पा रहा। अगर मैंने आपको स्पेंडिंग भी बताई है, फैसलाबाद के लोग भी फैसलाबाद में उस तरीके से स्पेंडिंग नहीं करते, मगर वो लाहौर आएंगे तो वो they'd buy anything। बहरिया टाउन या डीएचए नहीं खोला आप लोगों का अभी तक? नहीं यार, अभी तक तो बहरिया टाउन डीएचए नहीं। सोचना की बात है, गुजरावाला ने खोल दिया अपना, मुल्तान ने खोल दिया, फैसलाबाद जो बेचारा सौतेला है। थोड़ा सा आते हैं एजुकेशन के बाद कि आपने 4 साल यूके में की जी, एंड देन नॉर्मली मैंने एक पाथवे देखा है, आई वुड हैव अज्यूम्ड कि आप वापस आते और अपने वालिद साहब के बिजनेस में डायरेक्टर बनते और सुकून करते। तो व्हाट कंपेल्ड यू टू कम बैक फर्स्ट, सेकंड टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड स्टार्ट योर ओन थिंग? सही है। सो यार, मैंने जब पढ़ाई वहाँ पे की और मुझे बड़ा सुनने को मिल रहा था तब उस टाइम टेक्सटाइल के इतने हालात भी ठीक नहीं थे, तो मेरी फैमिली थोड़ी सी मुझे पुश भी कर रही थी कि यार तुमने क्या करना है। तो मैं 2014 में मैं परेशान कि यार मैं 18-19 साल का हूँ और मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं तुमने क्या करना है भाई। मैं तो पूरी ज़िंदगी यही सोच के बैठा था कि आप लोग मुझे बताएंगे कि बेटा आ जाओ आप ये करना है। तो दैट सॉर्ट ऑफ फोर्स मी टू स्टार्ट टू थिंक कि मैंने क्या करना है। आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज, मैंने HTML सीख ली, मैंने CSS सीख ली, और उससे मेरी एक आदत बन गई लर्निंग की। और मैंने ना फिर रोज़ बैठ के कोई ना कोई कोर्स कर लेना, कभी डिजिटल मार्केटिंग पे कर लेना, गूगल एड्स पे कर लेना, वेबसाइट हेलो वर्ल्ड वेबसाइट मैंने बना दी। आई थिंक जिसने भी शुरू किया है डेवलपमेंट तो उसने इस तरीके से किया है। तो वो करने के बाद मैंने देखा यार इतना मैं पढ़ लिख रहा हूँ और मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ना इधर ही करना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे ये भी था कि मैं वापस जाके फैमिली बिजनेस में नहीं जाना चाहता। फैमिली बिजनेस में आपको उस तरह खुल के आप खेल नहीं सकते, आपकी लर्निंग भी फिर नहीं होती। और मुझे था यार आई एम समवन एंड आई वांट टू सॉर्ट ऑफ प्रूव टू माई सेल्फ एज वेल कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा मेरे पास ऑप्शन यही है कि
यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ही अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ और वो फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और अगर वो चल जाता है तो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो. सो 2016 में आइडिया आया, 2017 में उसको हमने लॉन्च किया. लॉन्च करके उसके बाद मैं फिर मास्टर्स करने यूएस चला गया. और उसके बाद येस आई डिड थॉट कि यार मैं थोड़ा सा अगर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लूँ तो मज़ा आएगा, आई गेट टू लर्न लॉट. अभी भी मैं वैसे ये सोचता हूँ कि यार मुझे क्या ही काम आता है. मैंने एक दिन उठा, मैंने कहा बीड ऑयल बेचना शुरू कर दिया. जो भी मैंने सीखा है वो मैंने खुद ही सीखा है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आई एम वर्किंग विद, वो जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो कह रहे हैं हाँ यार आप ठीक कह रहे हो. तो आई फील लाइक कि हाँ जॉब अगर मैं अभी भी करूँ तो आई लर्न सो मच मोर, जो चीज़ें अभी मुझे नहीं पता. अभी तो मैं ही बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे, और सारे कह रहे हैं हाँ यार तू ठीक कह रहा है. बट वॉट कंपेल्ड मी टू कम बैक इसके दाढ़ी मूंछ उस टाइम इट वॉज डूइंग 3 million रुपीज़ रेवेन्यू मंथली. और मुझे था अच्छा यार ये चीज़ अब मैं शुरू कर चुका हूँ, तो अब मुझे आई हैव टू sort of come back and then take it to the next stage. How did you sort of start? I mean, again, I know you had the business background and you had like family की तरफ से you understood कि यार चीज़ों को figure out करके बेचा जा सकता है, और उसको आपने digitize करके B2C कर दिया. My understanding is your family was into B2B business. जी. लेकिन जब आप इनिशियली जाते हैं, आप कहते हैं आइडिया है, beard oils, like it's such a random 2016 में who would have thought, right? कि यार भाई मैं beard के oils बेचूंगा. मुझे कोई बोलता ना सच्ची बात है, मैं कहता पागल है तू कभी आज सक्सेसफुल आदमी नहीं बनेगा. सर यही हुआ है मेरे साथ. That's probably why I'm also unsuccessful. आपने ये क्यों सोचा और क्यों आपने वो टेल मी द ओरिजिन स्टोरी. हाँ यार मैं खुद यूज़ कर रहा था. सो मैं ना 2016 में मैं ना ईयर अब्रॉड पे चला गया. और मैंने जैसे आपको बिफोर वी स्टार्टेड दिस मैंने आपको बताया मेरी मैं पढ़ रहा था, मैं कोर्सेज कर रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, मैं रोज़ बैठ के डिफरेंट आइडियाज़ पे काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ. तो अब क्या हो रहा है कि मैं ना 1.5-2 साल से बस यही सोची जा रहा हूँ कि ये करते हैं वो करते हैं ऐसे करते हैं, और मैं कोई एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा. और मैं अपने आप में बड़ा खुश हूँ कि ये देखो जी मैंने गूगल डॉक, तब नहीं पता लगे यूनिवर्सिटी जाके यहाँ गूगल ड्राइव है और गूगल डॉक बनता है, तो वो बना के बहुत मैं खुश होता था. मैंने कहा यार एग्जीक्यूट तो कुछ कर नहीं रहे, क्या ही सीन है. बखैर मैं लाइफ के ऐसे फेज़ में था जिधर मैंने ना ईयर अब्रॉड पे भी चले गए हैं, और उधर आपका ग्रेड जो है वो काउंट नहीं करता. साथ मेरे बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ 26 से कम थे. तो उधर वो सीन नहीं था कि हमने पढ़ना है, ये है वो है. वो बॉयज़ सारे जितने भी थे वो था कि अच्छा यार वी आर हियर टू एक्सपीरियंस, वी आर हियर टू ट्रैवल. तो मैं भी एक लाइफ के फेज़ में चला गया जिधर मैंने एक लंबी दाढ़ी रखी हुई है, लंबे मेरे बाल हैं, फुल हिपी फेज़ में हूँ मैं. तो मैंने लोगों को यार मुझे और घनी दाढ़ी चाहिए, लंबी दाढ़ी चाहिए. तो क्या सीन, मुझे किसी ने कहा तुम बीयर्ड ऑयल यूज़ करो. मैंने बीयर्ड ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया. तो उसके बाद जब दिसंबर में वापस आता हूँ तो बीयर्ड ऑयल जब पाकिस्तान में सर्च किया तो पाकिस्तान में बीयर्ड ऑयल अवेलेबल ही नहीं है. और उसके बाद बस बाहर का भी नहीं आ रहा, बाहर का भी नहीं आ रहा. और कुछ पड़े हुए थे, शाहीन पे आई थिंक पड़ा हुआ था 3200 रुपये का. बट उसके अलावा कहीं पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ऑनलाइन था ना ऑफलाइन था. तो हमने कहा यार अच्छा दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्पेस. अगर मैं खुद एक यूज़र हूँ तो फॉर श्योर लोग कोई तो होगा ना और जो मेरे जैसा. हाँ. और तब हम खैर बड़ी हाई लेवल वो करते थे, अच्छा इतने बेचेंगे 1000 के, हम 10,000 पीस बेच देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बस यही सोचा था, इससे ज़्यादा सोचा ही नहीं था. तो वो किया. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैंने कहा अच्छा यार अब ऑयल बनाना है, ऑनलाइन रेसिपी निकाल के तो ना फार्मेसी पहुंच गया. फार्मेसी पहुंच के सिरिंजेस लेके हम पहुंच गए शहर में कोल्लू होता है जो तेल निकालता है. तो उस अब रेसिपी हाथ में ली हुई है, अच्छा वो लिखा हुआ है इतना ये ऑयल ले लेगा, इतना ये ऑयल ले लेगा, इतना ये ऑयल ले लेगा. सारे ऑयल्स लेके घर आके सिरिंजेस में डाला. सिरिंजेस में डाल के 2 ml ये, 1 ml ये, 3 ml ये करके ऑयल बनाया. इतना वो पैथेटिक वो प्रोडक्ट बना के मैं खुद भी डर रहा हूँ लगाने से. उसकी स्मेल भी अजीब सी आ रही है, उसका टेक्सचर भी अजीब सा है. खैर मैंने फिर भी लगाया और मैंने कहा यार ये क्या ही है, ये तो मैं नहीं यूज़ करना चाहता. तो उसके बाद हम मेरे बहनोई के पास गए. मेरे बहनोई ने कहा यार तुम ना अली बाबा ट्राई करो. मैंने कहा यार अमेजिंग. तो हमने क्या किया, अली बाबा पे गए. अली बाबा पे जाके ना प्रोडक्ट्स मंगाने शुरू कर दिए. अब मैं अपने 2nd सेमेस्टर में चला गया हूँ ईयर अब्रॉड के. और वहाँ पे अब मैंने ना 16 सैम्पल्स मंगाए हैं और मैं ब्लाइंड टेस्टिंग करा रहा हूँ वहाँ पे. यूनिवर्सिटी के बॉयज़ को बुला के, दोस्तों को बुला के ब्लाइंड टेस्टिंग हो रही है कि अच्छा यार तुम हाथों पे ट्राई करो, ग्रीसीनेस बताओ, सेंट बताओ, क्या चीज़ पसंद आ रही है. उसमें से एक ऑयल हमें पसंद आता है. और ये सारा यूएस में हो रहा है, लाइक यू गेटिंग ऑल ऑफ दीस सैंपल्स डाउन डिलीवर्ड टू द यूएस. यस एंड देन मेकिंग थिंग्स. यस. सो ये हम करते हैं. ये करने के बाद हमें ना एक पसंद आ जाता है. अच्छा पसंद आता है, सप्लायर को कहते हैं कि यार हमने ये ऑर्डर करना है. वो कहता है यार MOQ 5000 है. तो उधर तो अब स्टूडेंट लाइफ है और क्या करें 5000 पीस. तो मैंने कहा यार ये तो मतलब मैं कर ही नहीं सकता.
तो मुझे बताओ कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो खैर वो सप्लायर अच्छा था, उसने कहा यार हम ना आपको सैम्पल भेज सकते हैं 3 लीटर। मैंने कहा अमेजिंग। वो 3 लीटर आया, उसकी 30-30 ml की हमने 100 बोतलें बनाई। 100 बोतलें बना के हमने कहा अच्छा यार शुरू करते हैं। तो वो बस टाइम भी ऐसा था कि हमने एड्स लगाए एंड इट स्टार्टेड सेलिंग। बट वो जो आपके पास 3 लीटर आया वो फिर पाकिस्तान में आया या वो उधर नहीं, ही वो आया? पहला जो हमारे बैच था वो हमने चाइना से किया। शुरू में हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। चाइना से आया बट पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आया, यस। तो पाकिस्तान आया और मेरे पास अभी एक 1 लीटर की बॉटल पड़ी हुई भी है, उसको मैंने अपनी मेमोरी उसमें रखा हुआ है। तो खैर वो आया, मैंने फिर शहर गया, बोतलें ख़रीदी, बोतलें ख़रीद के फिर स्टिकर्स बनाए। स्टिकर्स बना के मैंने खुद मेरे पास वीडियो भी है, मैं वो कर रहा हूँ। और वो करके फिर उसमें बोतलों उसमें बॉटल में एक वो कुप्पी सी होती है, मुझे उसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता, वो करके उसमें फिर फनल, ऑयल, हाँ। फनल ही कहेंगे, हाँ फनल ही कहेंगे वैसे, हाँ वो तो वो फनल के थ्रू उसमें ऑयल्स डाले, उसके ऊपर लेबलिंग चढ़ाई, लेबल चढ़ा के 100 पीसेस 3 डिफरेंट ऑयल्स के हमने बनाए हुए थे, वो करके वी स्टार्टेड सेलिंग। उसके बाद हमें समझे बियर्ड शैम्पू चाहिए। शैम्पू भी हमने इसी तरह सैम्पल मंगवाया, वो इतना महंगा हमें पड़ रहा था, बाय एयर आ रहा था, शिपिंग भी पड़ी थी, हर चीज़ पड़ी थी, पर हमें ये भी पता था कि इतना महंगा हम बेच नहीं सकते। तो शुरू में शैम्पूज हमने एट लॉस बेचनी शुरू कर दी, फिर हमने बियर्ड बाम्स डाल दी, फिर हमने ब्रशेस डाल दिए, कोम्स डाल दी, और इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे थे। बट हम थ्रू आउट टिल 2022 वी वर आउट ऑफ स्टॉक। तो हम एक बड़े विशियस साइकिल में थे, प्रोडक्ट आता था, बेचते थे, उसके बाद थोड़ी सी कॉस्ट शॉस्ट हमें पड़ती थी, फिक्स कॉस्ट ये वो पड़ती थी, तो हम फिर वापस वो उधर ही आ जाते थे। तो नेट जो एसेट था वो बढ़ नहीं रहा था। हाँ सेल आती थी, थोड़ा सा प्रॉफिट होता था, उसके बाद फिर हम वेट करते थे अच्छा नेक्स्ट बैच कब आएगा। तो शुरू के कह लो कि 3-1 साल जब मैं यूनिवर्सिटी में था बिजनेस इस तरीके से चल रहा। 2020 के बाद फिर हमने और चीज़ों को बेहतर किया। 2022 में फिर हम वर्किंग कैपिटल क्रंच से निकले और उसके बाद हम इसको फिर फुल टाइम सही तरीके से लेके चल पा रहे थे। सो बिफोर वी गेट इनटू द वर्किंग कैपिटल बिट, आई थिंक मेरी जर्नी की एक बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि मैंने जब सारों को बताया ना 2016 में, मैंने एक बियर्ड ऑयल की बॉटल दिखाई और मैंने अपनी सारी फैमिली को दिखाया एंड लोग सारे हंसने लग गए। 30 ml की बोतल थी, इतनी सी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है, तेल बेचेगा, फैमिली टेक्सटाइल में है, मिलें चला रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, और उन्होंने देखा यार ये क्या हो रहा है। तो फैमिली को बड़ी टेंशन थी कि हमारी तो ये तो इज़्ज़त ख़राब हो रही है, ये है वो है। तो खैर मैंने उसको थोड़ा सा अपनी अना पे लिया, और यूनिवर्सिटी में भी हूँ तो मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मेरे अब्बू कह रहे हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू यूनिवर्सिटी भी फेल करेगा, मेरे पैसों को भी आग लगाएगा, तो छोड़ दे, ये है वो है। मेरे वो चाचों तायों से फ़ोन करा रहे हैं मुझे कि बेटा काम पे फोकस करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आके आपने ये टेक्सटाइल करनी है, ये करनी है। नाना अबू कह रहे हैं बेटा आके आपने फैक्ट्री लगानी है। तो खैर मैंने तो अना पे वो बात ले ली थी, और मेरे ख्याल में ईगो समवॉट ज़रूरी भी है, और इन माई केस खैर जो भी था मैंने वो अना पे ली, और मैंने कहा ऐसी की तैसी मैंने उधर फोन पे कह दिया कि हाँ, मैं तेल ही बेचूंगा और बेहतरीन तरीके से बेचूंगा। ऑयल बिजनेस में है ना सर हम फिर। तो खैर मैंने उनको कहा कि हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा। वापस मैं आया तो समर थी मेरी, समर में मैं यही कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा घर वालों ने देखा अच्छा ठीक है यार बच्चा हमारा बेशक स्लो है मेंटली, मगर चलो राइट कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो चलो इसको हम करने देते हैं। मुझे अभी भी याद है मैं नानाबू की मुट्ठियाँ भर रहा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता ना आपने ये नहीं करना। मैंने कहा जी नानाबू ये तो एक एक्सपेरिमेंट ही है, आप जो कहेंगे मैं तो वही करूँगा। बट डीप डाउन मुझे वो अना भी थी और मुझे था कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल सोसाइटी और इस तरह की चीज़ों को देख के वो फिर छोड़ देते हैं चीज़ें करनी। बट मेरे ख्याल में कि मैंने वो ज़िद एक थी और वो अभी भी है, एंड आई फील लाइक एज अ फाउंडर आपके लिए ज़िद बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपने करनी है, अगर आप ज़िद्दी नहीं हो तो आप आगे नहीं जा सकते। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी, और मैंने ये एक बड़ा अच्छा वहाँ से लेसन लर्न किया कि नहीं यार अगर आप इफ़ यू पुट योर माइंड टू समथिंग आप उसको कर सकते हो। और आई थिंक ये उस जर्नी से मैंने बिल्कुल टेक अवे ये लिया है, और अब मैं लाइफ में हर चीज़ को ऐसे परसीव करता हूँ। मुझे कोई बंदा कहता है तुम नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ यार कोई मसला ही नहीं है, अगर मैंने ये कर लिया है एट दैट एज तो अब भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड आई थिंक वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सेल्फ बिलीफ मेरा विद इन द जर्नी बना है, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड दैट प्लेज अ बिग पार्ट इन हु आई हैव बिकम राइट नाउ। No, that makes a lot of sense. And I think इसके अंदर जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि and I'd be curious about your sort of growth over the years, right? So 2016 से लेके 2020 and then 2020 से लेके 2025, because अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं ना जो कि लॉन्ग टर्म जनरेशनल बिजनेस होता है, मोर ऑफन देन नॉट दोज थिंग्स टेक टाइम, एंड पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड कि यार मैं एक चीज़ बोलूँ जिस पे सब एग्री करें,
वो तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं छक्का मारूंगा, सब एग्री करेंगे और सब आके वो कर लेंगे, लेकिन अगर आप कोई वाकई फार साइटेड हो तो ऑब्वियसली यू विल बी थिंकिंग समथिंग दैट नोबडी विल एग्री विद, बिकॉज दैट इज क्लियरली समथिंग दैट्स नॉट हैपनिंग. ऐसे ही है. And it's you and your gut feeling realizing कि you know what, like 3 years later, 5 years later, this has to happen now. Either I do it or someone else will, right? And that's where वो आप उसको ego कह लें या आप उसको ये कह लें कि I mean yes, it's always very good. सब आके ये बात बोलते हैं कि you know consumer research करनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, feedback लेना चाहिए. बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन मेरा कंज्यूमर है और कौन एक रैंडम बंदा है जिसको पता ही नहीं है इस मार्केट का, और वो आकर के मुझे जो है ना 4 बातें बोल रहा है, राइट? एंड काफ़ी दफ़ा वो यही होता है कि पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर डूइंग दैट, वो दे जस्ट नॉट द बायर. एंड इफ, और ये मैं आपको बताऊँ, हमने ना एक ई कॉमर्स का वो किया था बिजनेस 2018-19 में. माई वाइफ वॉन्टेड टू डू दी सॉर्ट ऑफ प्लानर्स, जर्नल्स नहीं होते, एंड उस टाइम के मुझे भी कोई सेंस नहीं. आई मीन एज अ बॉय आई वुड नेवर, मैं तो यूनिवर्सिटी का भी कोई नहीं लेकर गया, पेज मांग के मैं कोई कर रहा होता था. तो वो मैंने कहा यार ये रिटर्न प्रोडक्ट आज की दुनिया में कहाँ चलेगी, बट आई वाज लाइक ओके यू नो शी नोज हर मार्केट, दैट्स फाइन. मैंने लोगों को बताया, मेरे दोस्त यार मुझे आके बोल रहे हैं मतलब तू क्या कर रहा है, तू तो स्टार्टअप वाला बंदा था, तू कुछ फिट काम करेगा. यार वो हमने बिजनेस किया, बॉटम लाइन वो कंज्यूमर जो होती है वो दे वर लाइक 16 to 22 year old girls, दैट वाज अ डेमोग्राफिक. मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा था, मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ, मैं फैमिली, नोबडी अंडरस्टूड. And we made tons of great money from that, like to be very honest. हमने वो जो गाड़ी की मैंने थोड़ी देर पहले हवाला दिया, वो हमने उसी पैसे से खरीदी है. हमने अपना पूरा लेगेसी जनरेशनल घर जो है वो पूरा end to end renovate किया उस पैसे से. So यार ई-कॉमर्स में सीखना चाहिए तुम्हारे से फिर. नहीं वो मैंने बस किया, फिर मैंने कहा यार I had to choose between media and e-commerce, and e-commerce in Pakistan is such a nightmare. I don't know how you do it. So eventually I was like, you know, let's go. But it made good money, to be honest. I did not expect it. सही है. And वही वाली बात है कि if I had sat there and looked and heard what people were saying, I would have gotten out of such an incredible opportunity, जो कि उस तरह से वेस्ट हो जाती है. In that context, I'd love to know your journey, जो कि क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ. जो भी बंदा सुन रहा है ना आजकल, in the age of reels and you know come I'll tell you the hack to make $1,000,000 in 2 minutes, वो तबाह कर रही है यंग जनरेशन को. You know, you want success, be focused, have patience, and have like the grit to show up consistently unless it becomes something meaningfully successful, right? ऐसे ही है. I'd love to know your journey in terms of the success metrics कि यार पहले इतने साल ये किया, ठीक है चीज़ बिक रही है, that doesn't mean you're making money. A lot of times you're just putting all of that money back and expanding the business. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. Give me the story of Dadi Mooj from 2016 to 2025. या सो 2016 दिसंबर में आइडिया आता है, 2017 सितंबर में हम इसको लॉन्च करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पहला जो हमारे पास बैच आता है अगेन 100 बोतलें हैं, तो वो हम बेचते हैं, 2 हफ्ते में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. अच्छा दैट्स अमेजिंग वैलिडेशन, हम बड़े खुश हैं. बट हमारी जो नेक्स्ट शिपमेंट आती है वो हम नोशिव नवंबर, उस टाइम वाज अ थिंग, अब नोशिव नवंबर नहीं चलता. अगर हमने नोशिव नवंबर कैंपेन करते हैं, हमारी शिपमेंट फंस जाती है, वो दिसंबर में आती है. दिसंबर में आने के बाद दिसंबर एंड पे उसको हम फुलफिल करते हैं. आई कॉल्ड ईच एंड एवरी कस्टमर, अपोलोजाइज, और उसके बाद मैं उसको फुलफिल करता हूँ. वो फुलफिल करने के बाद वो ऑर्डर आता है. अच्छा हम कहते हैं कि यार जितने भी सारे पैसे हमने वहाँ से जनरेट किया, हम उसको सारे को इन्वेंट्री में डाल देते हैं. सारे को इन्वेंट्री में डालने के बाद फिर क्या होता है, महीने बाद हम फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. अच्छा उस टाइम वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है. अच्छा फिर समझ आने लग जाती है, अच्छा इसको मैनेज करना है, कैसे करें. अच्छा वी नीड मोर मनी. और ये ऑर्डर जो आ रहा है, मतलब आप तो एक रैंडम बंदे हैं, रैंडमली ऑनलाइन गए हैं, हाउ आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, लाइक हाउ इज द कंज्यूमर फाइंडिंग, आर यू डूइंग फेसबुक एड्स, लाइक वो फेसबुक एड्स, और ये बस रैंडम फेसबुक एड्स थे, वर यू एबल टू चैनल सम, लाइक डिड यू हैव कनेक्शंस अराउंड यू जो कि इनको पता था कि यार ये काम मार्केट काम किस तरह करती है और आपने कैसे करना. हाँ यार, सो बिग क्रेडिट, सॉरी मैंने इसमें ये ज़रूर बताया कि फैमिली वाज नॉट सपोर्टिव, बट उसमें ये है कि अगेन उमर कमर ईलो, उसके अब्बू कमर आफ्ताब, these two guys were a huge support. 2016 में मैंने ईलो में इंटर्नशिप भी की उमर के साथ. मैंने कहा अच्छा यार SEO एक चीज़ होती है, मैं SEO पढ़ना शुरू हो गया. मुझे लगता है कि बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू एक्चुअली डू समथिंग. तो मैंने कहा यार अच्छा मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे बता, मैं यू नो आई लुक एट समथिंग. उमर के साथ मीटिंग्स में बैठने लग गया. उमर ने मुझे शॉपिफाई दिखाया, उसने मुझे फेसबुक एड्स दिखाया, उससे काफ़ी मैंने सीख के तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी. एक तो था अगेन, मैं फॉर श्योर इस चीज़ को मानता हूँ, एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से था, वो बैकअप भी था, और एट द सेम टाइम फैमिली में बिजनेस सेंस भी थी. बिजनेस सेंस के बाद एक फैमिली में ही बंदा है जो ई-कॉमर्स को क्रैक कर लेता है, यू नो अच्छा खासा टाइम लगाता है
और कोरियर्स के उसने APIs भी उस टाइम नहीं थे, तो दीज वर द गाइज हु एक्चुअली गॉट द फर्स्ट फ्यू APIs डन बाय कोरियर्स। तो उसको मैं कहता हूँ यार मेरा API भी करा दे, तो वो एक ह्यूज सपोर्ट थी मेरे लिए। APIs भी उसने करा के दिए, सारे कोरियर से भी करा के दिए, डब्बे बनवाने, मुझे क्या पता डब्बे कहाँ से बनवाने हैं, डब्बे भी सुनता है यार इससे बनवा ले, तो वो एक हाँ huge ये support स्टार्ट थी। की जो ख्वारियाँ होती है ना, ये मैंने भी गुजारी यार, इसीलिए मैंने काम छोड़ा था। यू हैड दैट प्रिविलेज। मैं तो डब्बों में इतना जलील हो गया था, मैंने कहा यार मैं डब्बों में लगा रहूंगा, मैं बिजनेस क्या चलाऊंगा। खैर मुश्किल था यार, मुझे 500 डब्बे चाहिए थे, मैं को 4 फैक्ट्रियों में होके आया, उनको बना के नहीं दे रहा था, मुझे कहता था 500 डब्बे हैं, घंटा घंटा में फैक्ट्रियों में बैठा हुआ। तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बट या फॉर श्योर यार, उसके दैट यू नो हैविंग उमर एंड हिज फादर really helped me out throughout the journey, so huge credit to these guys. इंटरेस्टिंग। सो 2018 में आपने कहा कि जी हमने अब ये सोल्ड आउट हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, हाउ डिड यू देन स्केल, हाउ डिड यू फिगर आउट कि जी ये वर्किंग कैपिटल वगैरह क्या सीन होता है? या सो ये तो हमें अभी तक समझ ही नहीं आई थी ना, 2000 हमें ये तो समझ आई 2018-19 में जाके समझ आई कि अच्छा यार इन्वेंट्री के लिए हमें पैसे और चाहिए, वर्किंग कैपिटल ये चीज़ें अभी हमें नहीं पता थी। 2020 में ग्रेजुएट होकर वापस आ जाता हूँ, वापस आने के बाद फिर उसको फुल टाइम करें, और वहाँ पे समझ आती है कि अच्छा अब इसको हमने कैसे मैनेज करना है। फिर हमें लीड टाइम की समझ आती है, अच्छा यार ये हमारा लीड टाइम है। अच्छा कॉस्टिंग भी देख रहे हैं, पहले हम बाय एयर मंगाई जा रहे हैं, बाय एयर मंगा रहे हैं, हमें पैसे इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो हमने बाय सी की तरफ मूव किया, बाय सी की तरफ मूव किया, हम देखा हमारा लीड टाइम और बढ़ गया, पैसे और फंसने लग गए, मार्जिन बेहतर हो गया, मगर अब पैसे सी पे सारे फंसे हुए हैं, अब क्या करें। तो उसके बाद हमें समझ आती है कि अच्छा यार इससे जब तक निकलेंगे नहीं हम लोग इनोवेट नहीं कर सकते। अगेन कुछ महीने हम इसको सस्टेन करते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट पड़ने लग जाती है, हम लॉस करने लग जाते हैं, तो हम नेट ज़ीरो पे ही चल रहे हैं। सो 2022 में हम फिर वर्किंग कैपिटल लेते हैं, डेट ले लेते हैं। सो हम तकरीबन 15 मिलियन का डेट उठाते हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल इशूज़ सारे सॉल्व करता है, और उसके बाद फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब वी आर एक्चुअली एबल टू यू नो कम अप विद थिंग्स जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं। खैर वो भी हमने किया। उसके बाद हमने ओवर स्टॉकिंग कर ली, हमने कहा हम तो ऐसे छक्के चौके मारेंगे, वो इतना ही स्टॉक आ गया हमारे पास कि हमने कहा अच्छा वो भी 2022 में जब मदर ऑफ ऑल क्रैशेस चल रहा था पाकिस्तान में। हाँ, तो वो या नहीं 2022 इज नॉट कोविड इज 2020। No, कोविड वाज फाइन, कोविड वाज एक्चुअली ग्रेट फॉर ई-कॉमर्स बिजनेसेस, बट 2022 के बाद जो है आपका इकोनॉमी क्रैश हुई, कंज्यूमर मार्केट्स वर डेड, सडनली एवरीबॉडी वाज लाइक कि क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, सो अनसर्टेनिटी एट द पीक थी, राइट, एट द टाइम। ऐसे ही है। बट खैर ऑन द जर्नी एंड, सो 2020 में क्या होता है, अब अगेन बाहर से पढ़ के आए हैं तो बाहर की प्लेबुक्स भी देख रहे हैं कि लोगों ने कैसे किया, वहाँ पे फाउंडर्स ने कैसे काम किया है, आते हैं क्या करते हैं। तो मैं भी उसी माइंडसेट से आया, मैंने कहा अच्छा यार सो लोग क्या करते हैं कि उनको खुद तो इतनी चीज़ें आती भी नहीं। आई वॉज वेरी अवेयर, आई एम स्टिल वेरी अवेयर कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह की चीज़ों का नहीं है। तो मैं इसी तरीके से आया, मैंने क्या किया, मैंने ना कहा अच्छा नेस्ले से लोग उठाते हैं, ग्रुप एम से लोग उठाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से उठाते हैं, मुझे क्या पता है, इन लोगों को लेके आते हैं, इनको कहते हैं यार आप करके दें। तो अब समथिंग दैट वी डिडंट रियलाइज इज कि ई कॉमर्स था वो बड़ा नया था, तो इन लोगों को हम लेके तो आ गए। अब दे वर यूज टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, और इनको TVCs DVCs आते थे, इन्होंने आके जो हम रेवेन्यू कर रहे थे उससे हमें 50% नीचे पे ले गए, और पैसे इन्होंने डबल लगाने शुरू कर दिए। तो वो भी एक क्रेजी एक्सपीरियंस था, और हमने कहा यार ये अब हम कहाँ फंस गए। और मुझे अभी भी याद है दिसंबर 2020 में मेरे पास बिल्कुल था कि बस अब हम ख़त्म हैं, फेसबुक की पेमेंट आने लगी है और ये मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तो वहाँ पे फिर हमने क्या किया, उससे 2-3 महीने ही पहले हमने इन लोगों को कहा कि भाई अल्लाह हाफिज़, हम इट्स नॉट अ मैच। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन भी थी कि ई कॉमर्स जो है ना, वो अभी भी अगर हम बात करें तो मोस्टली फाउंडर्स को आता है, फाउंडर्स जिन्होंने ई कॉमर्स खुद चलाया। ई कॉमर्स का टैलेंट उस तरीके से मार्केट में अब इकोसिस्टम डेवलप हो गया, फिर थोड़ा बहुत टैलेंट इस तरह का है, बट उस टाइम पे ई कॉमर्स सिर्फ फाउंडर्स ही कर रहे थे। तो वो फिर समझ आई कि अच्छा नहीं, ई कॉमर्स अगर करना है, ये चीज़ें करनी है, तो आई एम द बेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, नॉट द बेस्ट पर्सन बट मुझे अपने बिजनेस के हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आई हैव टू लीड, क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाया है, मैं ये सारा कर चुका हूँ, जो कि ये बड़ी कंपनियों में लोग हैं इनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो रियलाइजेशन हुई, और उसके बाद हमने फिर 2020 दिसंबर में अगेन मैंने आपको बताया कि हम 40% डाउन थे, और जो हमने एक्सपेंसेस थे वो हमने उसी रेवेन्यू के हिसाब से किए हुए थे, तो हम कांस्टेंट लॉस में चल रहे हैं तकरीबन 6 महीनों से। और 6 महीने लॉस के बाद अब हम कह रहे हैं कि भाई अब क्या करें। तो खैर उसमें क्या होता है, फिर हम 3 वीडियोज़ बनवाते हैं, और वो 3 वीडियोज़ दे ब्लो अप, और वो रेवेन्यू जो हमारा उस टाइम होता है वो 2x हो जाता है नेक्स्ट मंथ, जनवरी डबल रेवेन्यू फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जा रहा है, फिर हम एक नई लाइन लॉन्च कर देते हैं। तो वो फिर कह लो उसके बाद हमने एक क्रेज़ी किस्म की ग्रोथ पे जाते हैं, बड़ा मज़ा आता था, अगले महीने रेवेन्यू डबल हो गया, क्रेज़ी। तो खैर
20, 21, 22 हम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, 23 में भी हमने ग्रो किया, 24 हम थोड़ा सा सैचुरेट हो गए अगेन। वहाँ पे फिर जाके समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो कर रही है तो जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने हैं। अब अगेन मुझे ना स्ट्रक्चर्स का पता था, ना प्रोसेसेस का पता था, ना पता है कि अच्छा टीम्स को किस तरीके से चलाना है, वर्क फ्लोज किस तरीके से बिल्ड करने हैं। सो 24 में फिर हम थोड़ा सा स्टैग्नेट करते हैं और फिर हम सारा का फिर से करते हैं, स्ट्रक्चर सारा तोड़ के फिर से बिल्ड करते हैं। वो करने के बाद 24 के एंड में हम वापस फिर से ग्रोथ फेज़ में आते हैं। 25 में भी हम माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अभी जिस स्टेज पे हैं वो अब हम काफ़ी हद तक कह लो कि एक स्टेबल पोजीशन में हैं, वेयर वी आर एबल टू ग्रो सस्टेनेबली। और And now you're beginning to innovate as well in terms of new business opportunities and avenues. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, again थोड़ा personal side of things के you mentioned के आपका जो बैकग्राउंड होता है ना वो कभी कभार मैं पर्सनली ना इस चीज़ से एग्री नहीं करता प्रिविलेज वाली से। क्योंकि ना आपके अपने दोस्त यार भी होंगे बहुत लफंटर नुमा, फॉर श्योर, जो उन तमाम प्रिविलेजेस के साथ हैं जो कि आपके पास भी हैं। और फिर आप देखते हो और आप कहते हो यार यू नो व्हाट, समटाइम्स इवन प्रिविलेज बिकम्स द बिगेस्ट कर्स बिकॉज प्रिविलेज ऑफन टाइम्स शेल्टर्स यू and you're unable to go look beyond your horizon. Privilege was what, for example, was the noise that you were hearing, right? एक आम लड़का जो है जो कि let's say lower middle income या middle income से आया होता तो उसके घर वाले कहते जानी तू तेल बेच रहा है, परफ्यूम बेच रहा है, जो भी बेच रहा है बेच, फिगर आउट कर। लेकिन चूंकि आप एक सर्टन क्लास पे हैं तो वहाँ पर आपको आपकी एंट्री पॉइंट बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एंटर ही नहीं कर पाते, वो इतने अपने सेंस ऑफ ग्रैंडियोर में फंसे हुए होते हैं कि उनको जो है ना जो स्किल सेट चाहिए एट द एंट्री पॉइंट वो उनको इसमें होता है लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह। सो उस सेंस में आई डू फील लाइक वन हैज़ टू और शुड सेलिब्रेट द सक्सेसेस दैट दे हैव। स्केल में फ़र्क हो सकता है, प्रिविलेज कैन गिव यू बेटर स्केल, लैक ऑफ प्रिविलेज, बट जनरली डायरेक्शन सेम होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टन डायरेक्शन, क्योंकि आप ना कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में आप ये सोच रहे होते हो कि यार मैंने प्रूव रॉन्ग करना है ना, तो सिर्फ प्रूव रॉन्ग इस पे नहीं होगा कि देखो आई एम मेकिंग समथिंग एंड इट इज़ सेलिंग। प्रूव रॉन्ग होगा कि यार वॉट एवर ऑल्टरनेट जो मेरे लिए बनाया गया था, वॉट एवर आई वुड हैव गॉटन फ्रॉम दैट ऑल्टरनेटिव, वो जब तक अचीव करके मैं एक्सीड नहीं करूँगा ना तो मेरी वैलिडेशन नहीं है, राइट? एंड दैट इंक्लूड्स कि यार मुझे इतना पे आउट चाहिए, मुझे यू नो मेरे पास मतलब गाड़ी खरीद ली मैंने अच्छी, मैंने, एंड दीज पे आउट्स डोंट कम इन ई कॉमर्स बिजनेस बिकॉज वो आपने वर्किंग कैपिटल वाली बात की, आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा या तो आप ग्रो करेंगे या फिर आप पैसा सारा अपने खर्चों में लगा देंगे और बिजनेस ठप हो जाएगा। तो एट व्हाट पॉइंट वर यू एबल टू रेगुलरली जनरेट अ गिवन इनकम आउट ऑफ इट? बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेयर्स होते हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं समझ नहीं आ रही कि यार हम अपने आप को बस वो पैसा है तो अच्छा है, कुछ महीनों में अच्छा पैसा आया हुआ है तो उसी से वो खर्चे कर रहे हैं, फिर बिल्कुल पैसा नहीं है। तो आपने क्या इसको किस पॉइंट आपने स्ट्रक्चर कर दिया था कि ओके मेरी मैं इसमें काम करता हूँ, मेरी एक तनख्वाह है? क्या आप इस तरह कर रहे थे या आप कह रहे थे कि प्रीमियम जैसे ही अच्छा 2x सेल्स हो गई, चलो यार इस महीने हम बाली जाके ज़रा पार्टी कराते हैं? हाउ डिड यू मैनेज योर पर्सनल life as an employee of a company that you owned, and how did you build those structures to be able to give you sustenance? यार सो 2020 में जब मैं आया तो मेरी 1.5 लाख तनख्वाह थी। और मैं एक उस तरह का बंदा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में बिलीव करता है, दिहाड़ियों में नहीं मैं बिलीव करता। दिहाड़ियों की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है कि अच्छा यार इसको बियर्ड ऑयल बना के इतनी पीसेस दे दो, ये बंदा ये फेस वॉश बनवाना चाह रहा है तो ये कर दो। मुझे इस तरह की बड़ी ऑफर्स आई कि अच्छा यार आप लोग तो पहले से ही कर रहे हो, आप लोग हमें भी बना के देने लग जाओ, हमारे लिए ये ऑर्डर ले लो इस चीज़ का, बॉडी वॉशेस बना दो, 500 ये पीस बना दो, 1000 ये पीस बना दो। तो खैर 2020 में मुझे कांस्टेंट 1.5 लाख सैलरी मिलती थी। और उसके बाद ये है कि भाई बिज़नेस को अब ग्रो करने की ज़रूरत है, तो मैं कह लो कि उस 2020 के बाद मैं 1.5 लाख से ज़्यादा तो ले ही नहीं सका, और काफ़ी महीने ये जो 1.5 लाख था ये भी मुझे नहीं मिला। और वो मेरी जो अक्रूड सैलरी है वो मुझे इस साल कह लो कि पे हुई है आई थिंक अगस्त में। वो सारा जो अक्रूड था 1.5 लाख इकट्ठा होके वो तकरीबन 36 लाख। इसलिए यूरोप का ट्रिप लगा? हाँ, इसलिए नहीं, यूरोप का ट्रिप तो फिर मुझे एक बोनस भी कंपनी ने दिया, मैंने खुद अपने आप को दिया था जब मैं स्टेप डाउन किया। तो मैंने कहा यार कुछ तो बनता है। उसके बाद
24 में मैंने अपनी सैलरी बढ़ाई, 6 महीने मुझे अच्छी सैलरी मिली। उसके बाद मैं जब डायरेक्टर बन गया, मैं आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी फुल टाइम, तो मैंने कहा यार अब इट्स अनफेयर कि जो लीडरशिप टीम है और जो लोग कंपनी को चला रहे हैं मेरी उनसे ज़्यादा सैलरी हो। तो मैंने कहा कोई सैलरी नहीं होगी मेरी, मैं क्योंकि अब एक अलहदा पोजीशन में हूँ, तो आप डिविडेंड निकालें, सारों का बाय एंड डिविडेंड पे होना चाहिए ना आपका। आप सारे अगर काम कर रहे हो तो सारों का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ टाइन होना चाहिए, और उसकी एक परसेंटेज हमने तय कर ली। अच्छा, वो तय करने के बाद भी अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि 2024 के एंड पे हमने थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो बिल्ड किया जिधर हम लोग उसको वापस ग्रोथ साइड पे लेके आ पा रहे, सस्टेनेबली ग्रो कर पा रहे थे। 2024 में तो हम सैचुरेट कर गए, तो अगेन हमने खर्चे उसी तरह रखे, मगर हम बढ़ाते रहे खर्चे, बट हमें समझ नहीं आ रही थी हमने इसको कैसे लेके चलना। सो 2024 में भी मुझे 1 रुपया नहीं मिला। तो 2024 के एंड से फिर मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने शुरू हो गए। 2025 में भी जब हम आए तो उसके बाद अगेन वो सारे को ठीक करते हुए, स्ट्रक्चर करते हुए, अगेन नया CEO आया है, नई टीम है, उसको लेके चलने में भी डजंट हैपन द सेम डे। तो वो किया, तो मैं कहूँगा कि 2025 में मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जिधर मैं एक ओके ज़िंदगी गुजार पा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं बिज़नेस अभी मुझे को बहुत क्रेजी अमाउंट्स ऑफ पैसे निकाल के दे रहा है, अगेन उसको लॉन्ग टर्म उसके पे भी रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि अब आप डिविडेंड 70% डिविडेंड निकालने लग जाओ, तो आप क्या कंपनी में जो लोग हैं उनको क्या आप बता रहे हो कि हम बस पैसे निकालने आए हैं, पैसे निकाल के आगे बिजनेस बंद कर देना है। तो वो जो परसेंटेज भी हमने रखी हुई है दैट्स अराउंड 20 to 30%, इससे ज़्यादा कैप है, आप दे ही नहीं सकते। अच्छा चाहिए मुझे और चाहिए, तो फिर इब्राहिम मेहनत करो ना, उसके लिए करो, टीम से बात करो, देखो क्या कर सकते हो, बट वी आर हियर फॉर द लॉन्ग रन। तो उसको हमेशा से ऐसी स्ट्रक्चर किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा हिट आई है पर्सनल लाइफ पे, और पागलों की तरह काम करें। अब 1.5 लाख में यू कैन इमेजिन आप क्या ही कर सकते हो। मैं लाहौर में रह रहा हूँ, फैसलाबाद से मैं घर वालों से लड़ाई करके आया हूँ। आप अगर UK US से पढ़कर आए हुए हैं, आपको सैलरी इजीली से ज़्यादा मिल सकती है, राइट? सो पीपल हु आर कमिंग, मेरा पॉइंट बेसिकली, मैं इस वजह से अब ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करना शुरू हो गया हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट अ यंग पर्सन luring in for the sake of money. Entrepreneurship is not, it's definitely a money game, but it's a time based money game. कि यार आप sacrifice आज कर रहे हो, एक certain चीज़ पे invest कर रहे हो ताकि आप long term पे ज़्यादा निकालो compound करके। आप अगर ये सोच कर आ रहे हो ना कि यार मैं ये करूँगा और 2 साल बाद भाई के पास गाड़ी होगी और याशी होगी, तो उस पर कुछ चूना ही लगा रहे हो आप। कोई चरस वरस का धंधा चल रहा है, वरना भाई नॉर्मल धंधे में ऐसा ये मुमकिन होता नहीं है। इनफैक्ट मेरी वो मंटो के सलमान फारिक से भी बात हो रही थी, तो उसने भी मुझे यही बताया कि आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट पीपल फेस व्हेन स्केलिंग कंज्यूमर ब्रांड्स लाइक दिस आर कैश फ्लो एंड सिस्टेमिक स्ट्रक्चरल इशूज़, जो कि एंड आईड बी क्यूरियस, आपने बोला 2024 के आखिर में हमने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया, because I feel like a lot of people are unable to grow beyond a certain point because in Pakistan we don't have the DNA of corporatization of building systems that can work without individuals, right? So what we do is, again आपने सेठ का multiple times हवाला दिया, तो सेठ का तो स्टाइल ही है कि यार मैं हूँ और मैं लाठी पे हूँ, और जब तक मैं हूँ तो वो चलता रहेगा, फिर मेरे बच्चों को मैं 4 मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ डिवाइड कर दूंगा और वो जो है ना वो फिर डंडे के ज़ोर पे कराते रहेंगे। हालांकि प्रोफेशनल अगर आप इंटरलूप देखें, आप स्टाइल देखें, आप these guys were very smart in building the systems early on, and that is what allowed for the scale to be reached where it was less dependent on individuals and more dependent on the systems, and individuals can add or remove value, yes, make it efficient or inefficient, but the company does not crumble down if one person is just missing, right? And so I'm curious, what was that restructuring for you? And it's very interesting for someone like on the scale that you are in, to be able to go toward, मैं तो नहीं जानता किसी को जो कि अपने आप को डायरेक्टर बना ले और प्रोफेशनल CEO ले आए। वो तो कहता है यार मेरा बच्चा है, मैं तो इसको छोड़ना ही नहीं है, राइट? तो what compelled that decision to be able to disconnect yourself and be able to make an organization that can work beyond just Ibrahim thinking and doing everything? तो यार इसमें यह है कि मैंने ना 2016 में एक इंटर्नशिप की EY में, तो EY ने मुझे एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के लिए भेज दिया। अच्छा, जब मैं वहाँ ऑडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि वो जो कंपनी है वो अरबों रुपए का रेवेन्यू कर रही है, अरबों रुपए का प्रॉफिट कर रही है। तो अब फैसलाबादी बॉय, पूरी ज़िंदगी सेठ, उसने देखा है कि सेठ ही कर रहा है, सेठ ही बनना था। तो वहाँ जाके मैं ना, अब मेरे साथ जो ऑडिटर्स हैं मैं उनको कहता हूँ यार इनका फाइनेंशियल मैं देखता हूँ तो मैं तो माइंड ब्लोन, मैंने कहा यार ये क्या चल क्या रहा है ना, क्या करते हैं, देखे ही नहीं है ना सीरियसली।
तो मैं एक्साइटेड हो जाता, मैं कहता हूँ यार इनका नाम मालिक किधर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार मालिक तो यहाँ होता ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब मालिक नहीं होता, ये आप क्या बात कर रहे हो? उनका वो यहाँ नहीं होता, उसकी इट्स अ ग्रुप, और ये जो कंपनी है ये 8th मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ग्रुप की। और मैंने कहा हैं? तो मैंने कहा कंपनी कैसे चलती है? उन्होंने कहा कि इन्होंने ना अपने ऑपरेशंस इस कंपनी को आउटसोर्स किए हुए, PwC को एज अ कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, EY को इन्होंने एज एन ऑडिटर हायर किया हुआ है, और कंपनी SOP की बेसिस पे चलती है। CEO जो ओनर है कंपनी का, वो CFO के साथ साल में एक दफ़ा आके चाय पीता है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो वहाँ से मुझे वो विजन आई कि अच्छा देयर इज़ अ बिगर लेवल टू बिजनेस एज वेल, और वहाँ पे मुझे हुआ कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू बी अ बिजनेस ओनर, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों मैं एक कंपनी चलाऊं, और वो भी ऐसे स्केल पे चलाऊं जो इस तरह के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स नहीं लेके आ रही। तो मैंने कहा यार अच्छा इट नीड्स टू बी डन इन अ वे जिधर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ। जैसे तो मैंने मेरी जर्नी में भी मैंने यह किया कि मैं डिपार्टमेंट्स बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड करके मैं किसी ना किसी को दे रहा हूँ, और वो डिपार्टमेंट मेरे बगैर चलना चाहिए। हाँ, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हमें लगाने की ज़रूरत है, वो भी साथ साथ हमने सीखे, बट जो ट्रू इंस्पिरेशन है वो मेरे ऑडिट एक्सपीरियंस से आई, और वो चीज़ मैं थ्रू आउट साथ लेके चला। वही उस गोल से कह लो कि कंपनी शुरू की, डे 1 से SOPs चल रहे हैं, डे 1 से डॉक्यूमेंटेशन पे काम चल रहा है। तो अभी भी हम जिस तरह ऑडिटिंग फर्म्स हमने ऑन बोर्ड की हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वी डू गेट अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक कि भाई जिस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं उनके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वी आर दी बेस्ट, बट वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन प्रोसेसेस, ऑन डॉक्यूमेंटेशन, विच हैज़ हेल्प्ड अस कम हियर एंड एक्चुअली बी एबल टू डू दिस एज वेल। तो जो इंस्पिरेशन आप पूछ रहे हो, वो इंस्पिरेशन मुझे इस एक्सपीरियंस से आई है। मेंशन्ड अर्लियर कि हमने एम्प्लॉयज़ के साथ एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट साइन की कि यार विल टाई योर इंसेंटिव टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज वेल। जी, ऑब्वियसली तनख्वाहें तो होंगी, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट देयर। पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट्स द हाउ इज़ द रिटेंशन विद योर एम्प्लॉयज़, हाउ इज़ द चर्न, एंड दूसरा फॉलो अप के अंदर आई बी क्यूरियस कि इज दिस लाइक अ वेरी सॉर्ट ऑफ जुगाड़ू डील वेयर यूर लाइक ओ बोनसेस, आई मीन वन वे इसके यार बोनस होगा और बोनस स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्चुअल में ESOPs का वो बना लेते हैं कि यार मैंने इतना परसेंटेज जो है वो कंपनी का फॉर द मोस्ट लॉयल इतने लोगों के लिए जो इतना अर्सा रुकेंगे वो ये अचीव करेंगे तो उनको मिल जाएगा। द रीज़न वाई आई से दिस इज़ बिकॉज whenever I talk to businesses, I think the number one problem in Pakistan that most businesses, particularly those that are hiring people for services, are facing is that they're like, you know what, like ownership nahi hai, loyalty nahi hai, market में ये मसला होता है कि थोड़ा सा आप लाइमलाइट में आते हैं तो साइड का एक सेट होता है, वो कहता है यार मुझे भी ये कंपनी बनानी है, ये लो बहुत सारा पैसा, सबके मुंह पे मारो, सारा टैलेंट उठाओ, कंपनी ने फेल ही होना है, लेकिन वो इन द प्रोसेस आपको भी तबाह कर देगी, राइट? तो टेल मी अ बिट अबाउट दैट एंड हाउ हैव यू सॉर्ट ऑफ टैकल्ड दैट प्रॉब्लम? या सो आई थिंक स्किन इन द गेम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा आपके साथ काम कर रहा है तो अगर उसकी स्किन इन द गेम नहीं है, उसको आप पैसे देते हो कि भाई वो आए 2-4 चीज़ें करे करके चला जाए, तो जो उसकी अगर स्किन इन द गेम ही नहीं है तो वो एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेगा। सो वी हैव एलोकेटेड इक्विटी एज वेल टू अ फ्यू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ कॉन्वर्सेशन भी है। मैंने लास्ट वीक कॉन्वर्सेशन की, मैंने कहा यार अब हम लोग पार्टनर्स हैं, अब एक तरीके से हमारी शादी हो गई है, अब जब शादी हो गई है हमारी तो वी हैव टू मेक इट वर्क। इस पर आपको वो नहीं है कि भाई अब हम मैं यहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ जा रहे हो, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज, वी हैव टू फिगर आउट व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। सो अगेन हमने ESOPs थी, और हमने जो लोग उस तरीके से कंपनी को लेके चल रहे थे हमने उनके साथ ये डील्स की हैं। स्किन इन द गेम के बगैर आप नहीं चल सकते। एट द सेम टाइम हमने काफ़ी लोगों के साथ प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज़ भी की है, जो एक तरीके से आपने ब्राइटली सो कहा कि यार एक तरीके से ये जुगाड़ू तरीका भी है, बट आई डू फील कि दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेज अ लॉट ऑफ अदर पीपल टू डू मोर एज वेल। कुछ लोगों का मोटिवेटर होता है कि दे वांट एक्सेलेंस, उनको चाहिए कि भाई हम ग्रो करना चाहते हैं पर्सनली, हम सीखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर ड्रिवन बाय मनी। तो दे बोथ द थिंग्स गो टुगेदर। एक बंदा एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है तो यार उसको फिर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिलना तो चाहिए ना, तो वो बेशक प्रॉफिटेबिलिटी की सूरत में मिले उसको। तो वो हमने कहा कि यार लेट्स इंश्योर कि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ मिल रही है। सो हमारे पास एम्प्लॉई चर्न बहुत कम है। द पीपल दैट वी आर वर्किंग विद वो हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं, और यस सिचुएशन ज़रूर आती हैं जिधर कुछ लोग अपने आप को अपस्केल नहीं कर पाते, तो फिर इट्स वेरी जस्टिफाइबल कि अच्छा यार आप KPIs नहीं मीट कर रहे, या आप साल पहले भी यही कर रहे थे, 2 साल बाद भी आप वहाँ पे ही हो,
तो फिर हम कहते हैं यार अच्छा वी वांट टू वर्क विद पीपल जो एक्चुअली ग्रो भी कर रहे हैं, बट वो ग्रो करने के लिए उनको कुछ आगे दिखाना भी तो है ना कि अच्छा यार ग्रो करोगे, चीज़ें करोगे, सीखोगे, सीख के इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा. तो आई थिंक वो एक सिस्टम हमने इस तरीके का बिल्ड किया. वे सॉर्ट ऑफ फर्दर फिगरिंग आउट एज वेल कि हम किस तरीके से लाइक माइंडेड लोगों को लेके आ सकते हैं. अगर हमें फर्दर इक्विटी पार्टनर्स भी मिलते हैं तो वीड लव टू ऑन बोर्ड पीपल. पूरा पाए बड़ा हो जाता है, पीस ऑफ द पाए जो परसेंटेज है वो बेशक मेरी परसेंटेज कम हो जाएगी बट पाए बड़ा हो जाता है. तो मैं आई एम समवन जो कहता है यार इकट्ठे मिलके चीज़ें करें. मैं उस तरीके से कह लो कि थोड़ा प्रिमिटिव आदमी हूँ. मैं मानता हूँ इस चीज़ में कि यार मैं अकेला वैसे भी कुछ नहीं कर सकता और जितने लोग आ सकते हैं लाइक माइंडेड, इकट्ठा हमारा एक गोल है, हम ऊपर जाएँ. सो मुझे कोई भी इस तरह के लोग मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो मैं बिल्कुल इस तरह की डील्स करने में 100% ऑन हूँ. मेक सेंस. आपने प्रिमिटिव बोला, आई थिंक मेरा तो हिसाब से वो प्रिमिटिव नहीं है, वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड, राइट. सो वेस्ट ये करता है, पाकिस्तान ये नहीं करता, एंड आई फील लाइक दैट्स वेयर इट्स स्टक. जब तक आप ग्रो ही नहीं कर सकते सर्टन पॉइंट के बियॉन्ड, अनटिल एंड अनलेस यू हेल्प द पीपल बीनीथ यू ग्रो, एंड देन बाय दैट टाइम वो ऊपर जाते हैं तो आप ऊपर जाते हैं, वरना आप उधर ही खड़े रहते हैं और फिर वो भी उधर ही खड़े रहते हैं. इसमें if I were to ask you, where's what's the growth plan here? Because early on you mentioned a few things. You definitely mentioned the different SKUs or new product lines that are coming in. That's fine. You know, business है, उसके अंदर आप 20 के बजाय 50 पे चले, that's fine. But I think what I was most interested in was you mentioned salons and you mentioned retail, right? Yeah. So that's basically you saying कि हम एक तो distribution को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, या और हम जो है वो एक नई कैटेगरी ऑल टुगेदर में जा रहे हैं जो कि सेम बिजनेस है लेकिन एक कैटेगरी. एंड आई थिंक दैट टू मी साउंड्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. टेल मी अ बिट मोर अबाउट व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दैट एंड व्हाट्स द प्लान फॉर दैट फॉर बोथ ऑफ देम. सो हमने देखा कि अगर आपने कभी भी ब्रांड बिल्ड करना है ना, ब्रांड इज़ ऑलवेज ओमनी चैनल. अगर आप सिर्फ ऑनलाइन हो, पाकिस्तान में हम देखें मोर देन 90% ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन हो रही हैं. तो हमें ये तो पता था कि हमने ऑफलाइन जाना है, तो हमने माल अपना लोगों की दुकानों में रखवाना शुरू कर दिया. लोगों की दुकानों में रखवाया, हमें समझ आई कि हम एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे लोगों को. हमने क्या किया, हमने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी. अच्छा, अपनी दुकानें हमने खोलनी शुरू कर दी. हमने देखा कि स्टिकीनेस उस तरीके से नहीं है. अब आदमी है वो खुद अब ये चीज़ें लेने जाता नहीं है. तो आदमी जब छोटा होता है उसकी माँ उसके लिए टॉयलेटरीज लेके आती है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी बेगम उसके लिए लेके आ रही होती है. तो उसके बाद हमने सोचा हम आदमी को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं. तो हमने फिर इसलिए सलोन साइड पे चले गए. एट द सेम टाइम हम ट्रेड साइड को भी फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं. करंटली हम 600 से 700 दुकानों में हैं और हमें समझ आती है हम 2000 दुकानों में जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके. तो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन प्ले कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हम आदमियों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं. फिर हम वो सलोन में आए, अब वी गिव देम सर्विसेज, वैल्यू फॉर मनी. एट द सेम टाइम हमने एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. इफ़ यू बाय अ मेंबरशिप यू गेट अ सर्टन डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स एंड ऑन द सर्विसेज एज वेल. तो ये तो एक साइड होगी. दूसरी साइड है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी की टॉयलेटरीज जो हैं वो या उसकी माँ खरीद रही है, उसकी बीबी खरीद रही है. सो ट्रेड साइड पे अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा फुटफॉल है वो औरतों का है. तो नेक्स्ट ईयर हम ये देख रहे हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली इंगेज विद द बायर. जैसे यू नो आई एम श्योर यू हैड किड्स, तो अब बच्चों के लिए आपने खिलौने लेने हैं तो वो आपको पसंद आते हैं तो आप बच्चे को लेके देते हो. तो अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम ये जो वाइफ्स हैं और मदर्स हैं इनके साथ कम्युनिकेट करें दैट यू नो देर वांटिंग टू बाय दाढ़ी मूछ इंस्टेड ऑफ यू नो सम अदर प्रोडक्ट. बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी सबकॉन्शियस बाय. आपने शैम्पू खरीदना है, आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप जाते हो आयल में उठा के ट्रॉली में डाला, आगे निकल गया, इस तरह का बाय है. सो ह्यूज कह लो कि एफर्ट रिक्वायर्ड है और हम इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं. बट टू समराइज जो हम ग्रोथ आगे देख रहे हैं वो ट्रेड में देख रहे हैं, सलोन साइड पे देख रहे हैं. एट द सेम टाइम हम अपनी कम्युनिकेशन इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि ये जो एक बहुत मेजर चंक ऑफ परचेजर है, नॉट कंज्यूमर, हम उसके थ्रू भी अपनी सेल्स लेके आ पा रहे हो. सो दैट्स द गोल फॉर नेक्स्ट ईयर. व्हाट इज परचेजर मीन? परचेजर जैसे परचेजर है वो यू नो बीवी या माँ है, वो परचेजर है, कंज्यूमर आदमी है. समझ गया. मुझे ये बताएं, ओके आई अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन साइड एंड वही वाली बात है कि वो नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट दैट्स अ पार्टनरशिप थिंग. आप जितना ज़्यादा पार्टनरशिप कर लें, वंस यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स रियली अ मैटर ऑफ यूज बिल्डिंग दैट ब्रांड एंड जस्ट ड्राइविंग दैट पॉइंट होम एंड टेलिंग पीपल कि लिसन दाढ़ी मूछ एग्जिस्ट्स, गो एंड बाय इट. टेल मी अबाउट द सलोन. कितना अर्सा हुआ है इसको खोले हुए? यार इसको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं. कैसा जा रहा है?
यार अच्छा जा रहा है. सो शुरू में तो अगेन हमने सलोन खोला और हमें सर्विसेज में हम नए थे, हमें ना समझ आ रही थी कि लोगों को लेके कैसे आना है. सलोन पे इतने ज़्यादा हमारे पैसे भी लग गए और ना हमें पता है कि कटिंग कैसे करनी है, ना हमें पता है कि हमने दाढ़ी कैसे काटनी है. एट द सेम टाइम सलोन ऑप्स इज़ समथिंग जो कि हमें चीज़ें नहीं पता थी. अच्छा, हमने ना चीज़ें ख़रीद तो सारी ली, ब्रशेज़ ख़रीद लिए, ट्रिमर्स ख़रीद लिए, हर किस्म की चीज़ ख़रीद ली, बट वो जो फिनेस रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी हमारे पास. तो उसके बाद हमने कुछ पार्टनरशिप्स की हैं. सलोन हमारा प्रॉफिटेबल हो गया है और हम उसको फर्दर देख रहे हैं कि अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं. सलोन हमने खोला, अभी हमने बहुत बड़ा सलोन खोल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स हैं और अभी भी हम वो लर्निंग्स ले रहे हैं. तो एट द सेम टाइम हमने ये भी रियलाइज़ किया कि अच्छा यार, वी नो हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, सो मे बी इट मेक सेंस टू मे बी गेट एन ऑपरेटिंग पार्टनर ऑन बोर्ड. सो वी आर स्पीकिंग टू अ फ्यू पीपल जो कि सलोन बिजनेस में पहले से ही हैं और हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम इनके साथ पार्टनर अप करें. और मैं देख रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में 50 से 100 सलोन खोल सकते हैं, जो कि हमारा प्राइस पॉइंट है. सो आपका प्राइस पॉइंट क्या है? इस वक्त कितने का बाल काट रहे हैं आप? हम 1000 रुपये की कटिंग है और 500 की दाढ़ी है. बट यू गेट अ मेंबरशिप, जो कि हमारा गोल भी है. 2000 की मेंबरशिप आई थिंक हमने 3000 की कर दी अब. वो अगर आप लेते हो तो यू गेट 20% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट्स. हेयर कट 650 का हो जाता है, दाढ़ी आपकी 350 की हो जाती है. तो 1000 रुपये में आप एक अच्छे सलोन में आके एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपना हेयर कट दाढ़ी करवा के जा सकते हो. आपने सलोन बिजनेस को स्टडी किया? ऑब्वियसली किया होगा जी, उसमें पहले. जी. मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ, मैं इस्लामाबाद से तशबीह दूंगा, जो मेरा इलाका है. जी. बट मल्टीपल नोड्स हैं. एक नोड है जो कि ना साइड पे, रोड साइड पे खड़े होके 100 रुपये में आपको कुछ काट देता है. ठीक है. उसके बाद फिर एक स्टेप ऊपर है जो कि हर लोकल, अगर मैं कोर इस्लामाबाद की, डाउनटाउन इस्लामाबाद की बात करूँ ना, तो वो इट्स अ ग्रिड. यू सीन द ग्रिड, राइट? एफ्स एंड नंबर्स, द लेटर्स एंड नंबर्स. तो वहाँ पर हर सब सेक्टर के अंदर एक छोटी मार्केट है. हर छोटी मार्केट के अंदर एक ना एक कोई बार्बर बैठा हुआ है, और वो जो बार्बर है वो एनीवेयर बिटवीन 250 से 300 रुपए के बाल काट रहा है. सो मोस्टली, अच्छा, वो बार्बर है मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैंने लाइफ में, दैट वाज माय बार्बर. मैं जाता था, वो जाके फौजी कट काटना होता था, वो फौजी कट काट लेता था. उस ज़माने में वो 40-50 रुपये का काट रहा था, आज वो 250-300 रुपये का काट रहा है. मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को अपग्रेड करता गया. इस वक्त जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरा जो कुक है, वो फिर वो जाना शुरू हो गया इस वाले बार्बर के पास. लॉट ऑफ दिस जो आपकी वर्किंग क्लास थी वो उधर जा रही थी. अब तो मेरा कुक भी जो है ना, वो उससे एक स्टेप ऊपर जाता है, जिसके बारे में मैं आता हूँ. ठीक है, सही है. अच्छा, फिर उससे एक स्टेप ऊपर है, वो है एफ्टन मरकज़ के अंदर, जो मेन मरकज़ है, उसके अंदर आपके पास 10-12 बार्बर्स हैं. उसमें एक बार्बर जो है, उसने इधर थोड़ा सा ये कर लिया, उसने गर्मी में उधर पंखा लगा हुआ था गोल वाला, इधर इसने एक छोटा सा 1 टन का AC लगाया हुआ है, और टीवी या रेडियो की जगह एक LED सी लगी हुई है. थोड़ा साफ सूफ कर लिया उसने, डिज़ाइन एस्थेटिक थोड़ा सा, और वो उसको ले गया लेट से 500-600 रुपये पे. देन देर इज़ वन स्टेप फॉरवर्ड, जो कि लेट से कोई टोनी एंड गाय टाइप का कोई, या डेपिलेक्स, या उसके किसी बंदे ने आके दुकान खोली, जिसके पास मैं अभी रिसेंटली 2-4 दफ़ा गया, जो कि उसने टोनी एंड गाय स्टाइल एक छोटा सा एक्सपीरियंस वही किया. उसने वॉशिंग का भी एक्सपीरियंस डाल दिया, बट एक छोटी सी शॉप में, पुराने स्टाइल की शॉप में, वो बंदा 1500 रुपये का काट रहा है बाल, या 1000 रुपये के या 1500 रुपये के बाल काट रहा है. और उसके ऊपर फिर आपके पास डेपिलेक्स और टोनी एंड गाय है, जो कि जनरली अगर मैं जाता हूँ तो मैं टोनी एंड गाय के पास जाता हूँ, मुझे वो लेट से 5000 से 7000 रुपये में आपको जो है ना वो काट के देगा. आई थिंक मिनिमम उनका 3500 रुपये है, जो बिल्कुल बेसिक वाला है. ऐसे ही है. नाउ दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वो, एंड डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि बंदा किस जगह पे खड़ा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से जाके उसको वो कर रहा है. आई एम क्यूरियस कि व्हेन यू प्राइस्ड योरसेल्फ एट 1000 एंड वो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज मैं थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूज्ड हूँ. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट योर सैलून विल बी इन DHA. सही है. Barring the brand identity that you're creating, I feel like the real opportunity is not trying to disrupt Tony and Guy and giving them localized solution, but rather disrupting the other side of the value chain, where a lot of these guys are go on TikTok and this and that, and they're seeing, like, again, my cook. Yeah. He is willing to spend 300 extra if he is given an experience that his employer gets. And he's like, you know what? So it's like, वो सिस्टम्स आपने ऐसे बना दिए और डिज़ाइन एस्थेटिक आपने थोड़ी सी चेंज करके आपने उसको वो एक्सपीरियंस दे दिया, जो कि मैं अपेरेंटली ले रहा हूँ. एंड उसके अंदर तो ही इज़ विलिंग टू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी टू बी एबल टू गो देयर, एंड आई फील लाइक देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर. नो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो उसमें क्या है कि अब देखो, हम जब इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए, तो उसकी एक कॉस्ट भी है. अच्छा, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम
वो इस तरीके से 1000 और 500 हमने इसलिए किया हुआ है कि अगर आपने यार वैसे ही आके कराना है और आपने अगले दफ़ा कहीं और चले जाना है तो वो दैट्स नॉट वर्थ इट फॉर अस, विच इज़ वाई वी हैव 2-3 हज़ार की मेंबरशिप हमने लॉन्च की हुई है कि आप वो लो और 650 की आपकी कटेंगे, 350 की आपकी दाढ़ी है, 1000 रुपये में आप सब कुछ करा के फारिग हो रहे हो। तो उधर हम क्या करें, हम कम्पीट टोनी एंड गाय एंजन्स वगैरह के साथ, डेप्लेक्स के साथ नहीं करने आए यहाँ पे। अगेन वो वॉल्यूम भी नहीं है वहाँ पे, वेयर अ प्रोडक्ट बिजनेस वी वांट टू गो इनटू मैसेज। तो हमारा गोल एग्जैक्टली जो आपने गैप बताया है वही गैप है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। बट हमारी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वहाँ पे फ़र्क हो जाती है। इधर हम कहते हैं अच्छा यार बाय मेंबरशिप, हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्ले पे आओ, प्रोडक्ट्स पे भी डिस्काउंट लो, सर्विसेज पे भी डिस्काउंट लो, और ये बिल्कुल एक कह लो कि प्राइस पॉइंट ऐसा है जो हर कोई अफोर्ड करता है। तो हम एग्जैक्टली वही प्राइस पॉइंट पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक ये वाली आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि यू वुड रादर वर्क अराउंड ब्रांडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन and maybe potentially look towards a franchisee model where you go to an existing barbershop business and say, okay, listen, let us upgrade you and let us bring you into an ecosystem. And again, आप बाहर जाते हैं ना, पाकिस्तान में I'm surprised it hasn't happened. बाहर तो अब apps आ गई हैं, you know, appointment booking and this and that and loyalty programs. Well, क्योंकि it's apps, right? So it's not, you don't have a card that gets stamped every time. You just, every time you go there and then your data is being maintained. Like, gyms and मैंने ये realize किया दुबई जाके कि gyms and hair salons have so much marketing potential if you have standardization, right? And उसके अंदर अगर आपने जो है ना वो systems में लोगों को डाला हुआ है और आपने उसमें digitize एक दफ़ा कर दिया है, तो आप फिर लोगों को जो है ना वो वापस किस तरह आपने लेकर आना है, आपने प्रोएक्टिव किस तरह होना है कि यार आप हर 15 दिन बाद आते हो या 2 महीने बाद आते हो, तो पिंग here's you know you why don't you come back and here's a 15% discount and you optimize your timing कि यार इस टाइम पे मेरा बंदा फारिग बैठा होता है तो मैं उस टाइम के ऊपर क्या डिस्काउंट ऑफर करके लोगों को बुला सकता हूँ कि if you come between 4 to 6 you get an additional discount. And I feel like that's where the real value chain is because if you're able to go to like 100 salons over the next 5 years, the scale is just monumental in terms of the revenue that you could potentially be driving. नहीं, फॉर श्योर आई एग्री। थोड़ा सा अगर अभी हम बात करें ना, इधर इकोसिस्टम उस तरह का डेवलप भी नहीं है। फिर जैसे कि आपने भी बात की, एक बंदे ने खुद सैलून खोल दिया है, अब उसने सैलून खोल दिया, अपनी तनख्वाह निकालता है वहाँ से। तो अब जब वो अपनी सिर्फ तनख्वाह वहाँ से निकाल रहा है, अब मैं खुद तो बैठ के सैलून नहीं चला रहा, तो मैंने उसको स्टैंडर्डाइजेशन भी देनी है, मैंने उसको ये सारी चीज़ें भी देनी है। आपने दुबई की बात की, अब दुबई पे जो कंज्यूमर है वो पैसे दे रहा है, वो प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहा है। वो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप देखें ना मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में जब मैं ग्रो किया, हर जगह पे करियाने की दुकान थी और सेमाई अर्बन करियाने की दुकान थी, राइट? मैंने पिछले 30 साल में देखा है कि किस तरह से करियानास हैव बीन वाइप्ड आउट। सिर्फ करियाना रह गया आपकी लोकल जो सब सेक्टर की मार्केट है, ऐसे ही है। और उसके अलावा ये डी वॉटसन्स एंड शाहीन्स एंड ऑल ऑफ दीज हैव कम इन एंड दे हैव ग्रोन लाइक मैसिवली, राइट? सो एक कंज्यूमर एवोल्यूशन भी एक चीज़ है कि जिसके अंदर ओवर टाइम कंज्यूमर भी आहिस्ते आहिस्ते अपना प्राइस पॉइंट भी बढ़ाता है और वो ओवरऑल क्वालिटी भी डिमांड करता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इट्स अ टफ मार्केट टू क्रैक राइट नाउ, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड करेगा कि यार यू नो व्हाट, आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस। अभी भी वो यही कहता है। हाँ, चिल टाइम है उसका, बंदा सैलून आया है, वो रिलैक्स करने आया है, वो कह रहा है कि अच्छा यार आई एम गोना हैव अ गुड टाइम, चाय मिले, ये वो, बैठो आराम से, 2 से 2 आ गए हैं, गप लग रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है थोड़ी सी कि यार आपने जो अपना स्टाफ है उसको एक बेसिक बेंचमार्क पे आपने ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक इवेंचुअली आपका होगा ये कि ठीक है, उस बंदे की आपकी बार्बर शॉप है, उससे 70,000 रुपया कमा रहा है, बट उसको भी समझ आ जाएगी कि यार अगर तूने ऐसे ही किया ना तो तू वाइप आउट हो जाएगा। यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू अ ब्रांड दैट विल इवेंचुअली हेल्प train your staff, create SOPs, bring in a larger amount of वो and optimize. ये taxi business है, taxi versus Careem, right? Careem's devastated that business. हालांकि वो अपनी कैब थी, अपनी खुद चलाता था, सिस्टम चलता था, लेकिन you cannot compete with the economy of scale. For sure. And I feel like it's really about, I understand that it's tough. It's the challenge. ये नहीं कह रहा impossible. मैं ये कह रहा हूँ अभी वो चीज़ उस तरीके से नहीं है। आप अपॉइंटमेंट्स पे लेके जाते हो पाकिस्तानी अवाम में, वो टाइम पे आते ही नहीं है लोग। आपने अपॉइंटमेंट्स कर भी दिए हैं, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो हम उसको फिगर आउट ज़रूर कर रहे हैं। हम रिमाइंडर्स भी लोगों को डाल रहे हैं एंड हमारा मेजर फोकस ये यार हमें रिपीट चाहिए। बार्बर शॉप हमने की इसलिए बिकॉज वी वांट पीपल टू कम अगेन एंड अगेन, एंड आई फील लाइक आदमी अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंट सबसे ज़्यादा है तो वो सैलून के साथ है। मेरे नहीं ख्याल में इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आदमी इतना कंसिस्टेंट है।
तो हम उसको इसी तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं और हम उधर वो सिस्टम्स भी साथ साथ डेवलप कर रहे हैं कि अच्छा यार हमें रिकरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें रिमाइंडर्स डालने हैं और आगे हमने अगर स्केल करना है तो अगेन मैं खुद तो इतने ज़्यादा सलॉन्स या इतने ज़्यादा बार्बर्स को नहीं लेके आ सकता, सो जो लोग इंडस्ट्री में उन्हीं के साथ हमें काम करना पड़ेगा. सो वी डू वांट टू गो ऑन अ फ्रेंचाइज मॉडल जिधर हम इस तरह के लोगों के साथ पार्टनर कर रहे हैं. बट फर्स्ट वी वांट टू फिगर आउट द मॉडल विद दिस वन सलोन दैट वी हैव. उसके बाद हम एक और ब्रांच खोलना चाह रहे हैं. अब उधर हम फिगर आउट कर रहे हैं, डू वी वांट टू रन इट ऑन आवर ओन या हम दूसरी ब्रांच में ही एक ऑपरेटिंग पार्टनर ले लेते हैं. सो वी हैव अ कंसल्टेंट, ही इज़ अ बार्बर, ही इज़ अ वेरी गुड बार्बर. मैं उसी से अपना काम कराता हूँ. तो उसको हमने कहा यार अच्छा सॉर्ट दिस आउट फॉर अस एंड नेक्स्ट सलोन. यार तुम हर बार्बर अपना, आप किसी से भी बात करो ना यार नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, वो हर बार्बर अपना सलोन खोलना चाहता है. तो किसी को कैपिटल का मसला है, किसी का कोई मसला है, हमने कहा यार अच्छा वी सॉर्ट दैट आउट फॉर यू. तुम्हारी जो सैलरी है तुम वो भी निकालो, उसके ऊपर तुम्हें हम ओनरशिप भी देते हैं द बिजनेस. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मॉडल और नेक्स्ट सलोन पे हम इसी को टेस्ट आउट करना चाह रहे हैं. तो इस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं. वो एबल टू डू वॉट यू जस्ट सेड कि अच्छा यार ये बाबर्स हैं, इनके साथ आप काम करो. आई थिंक अपग्रेडेशन और वो जो ओयो मॉडल है उस पर हमने काफ़ी सोचा है, बट आई थिंक सर्विसेज में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बार्बर शॉप में जाओ और चीज़ों को बेहतर करो और उनको अपनी उस चीज़ पे लेके आना चाहो, वर्सेस आपको अच्छा यार वी आर डूइंग दिस, डू यू वांट अ फ्रेंचाइज, ये हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं, यू कम इन द इकोसिस्टम. आई थिंक दैट्स वेयर जो फ्रेंचाइज है ना, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि एग्जिस्टिंग को तो आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते. बट मैं इसके पैरेलल बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में देख रहा हूँ कि मैं अगर एक पाकिस्तान में ना हर बंदा जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो एक स्मॉल बिजनेस बनाना चाहता है. तो वो चाय की दुकान क्यों सोचता है? क्योंकि चाय बनाना उसके दिमाग में सबसे आसान काम है. वो चाय बनाएगा, 4 वेटर हायर करेगा, वो करेगा, उस पर भी हालांकि फेल करता है. इस केस में इट्स प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मैं रहता हूँ, मैं बार बार आपको हवाला दे रहा हूँ अपना इस्लामाबाद का. अब मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे अगर एक दफ़ा सिस्टम समझ आ गया, आपने भी आई एम श्योर जब स्टार्ट किया होगा, आपने कहा 6 महीने लगे उसको प्रॉफिटेबल होने में. आपने उसके जो बेल्स एंड विसल्स हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने फिगर आउट कर लिए. सब लोग करते हैं, सब दुकानों में यही होता होगा. फ़र्क ये है कि कोई उस इनसाइट को नहीं सेल कर रहा, राइट? सो नाउ यू आर गोना गो आउट एंड द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बी ओपनिंग अ बार्बर शॉप पोटेंशियली इज गोना बी फेसिंग द सेम इशू. द क्वेश्चन इज कि यार कैन आई invest my capital and where I just have to come in as an investor and an operator, that's it. I do not have to go out, figure out the inside, figure out the problems, and you guys come in and you guys set it all for us. Equipment कहाँ से आनी चाहिए, क्या basic SOPs हैं, क्या requirements हैं, टारगेट डेमोग्राफिक क्या है, बेसिक मार्केटिंग जो है वो, क्योंकि दाढ़ी मूंछ का है तो दाढ़ी मूंछ वाले भी उनको अपने उस रीजन के लोगों को उधर भेज रहे हैं. अगेन फूड बिजनेस डज द एग्जैक्ट सेम थिंग. दे आर द वंस हु आर आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ ग्रोथ, देन दे आर हेल्पिंग आउट लोकल इन्वेस्टर्स in running that. Because I feel like the real value that you would have is not in operating this. The real value is in the economy of scale, where once you have the 100 salons, that's when the appointment and the apps come in. You can't do the app right now, right? It doesn't work if you don't have the scale. सो उसमें आपने कहा अगर हम लाइक यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर एंड ऑपरेटर, तो येस यू कैन बी द इन्वेस्टर एंड ऑपरेटर एज वेल, यू कैन जस्ट बी द ऑपरेटर एज वेल, एंड यू कैन जस्ट बी द इन्वेस्टर एज वेल. सो हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा हम स्टक हैं, हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है यार, अगर आप एज एन इन्वेस्टर आ जाते हो, आपको पे बैक चाहिए, आपका पे बैक हमारी कोशिश है हम आपको साल में करके दें. सो हम उस तरह का मॉडल फिगर आउट कर रहे हैं. अभी हमने जो सलोन खोला है वो आई थिंक 1800-2200 स्क्वायर फीट पे है, 3 फ्लोर्स और इट्स अ मैसिव सलोन. अब उसमें जब हम पे बैक देखते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है. तो अब हम देख रहे हैं अच्छा यार ऑप्टिमम साइज़ क्या है. अब हम देख रहे हैं कि यार 600 से 800 स्क्वायर फुट के अंदर हम इसको खोलें. अच्छा हमारी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है. डिप्लॉयमेंट कॉस्ट जब कम होती है तो उसके हिसाब से हमारा पे बैक भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. अब उसके अंदर फिर हम देखते हैं अच्छा नेक्स्ट सलोन हमने खोलना है, हम अपने पैसों से खोल के ऑपरेटर को साथ लेके आके इक्विटी दे देते हैं और साथ एक सैलरी देते हैं, या हम कहते हैं कि अच्छा नहीं यार नेक्स्ट है हम इधर इन्वेस्टर लेके आते हैं और साथ हम एक ऑपरेटर ले आते हैं. तो ऑल ऑप्शंस हैं, हम इधर काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और आई फील लाइक हर सिचुएशन फ़र्क होगी. सो ये 2-3 किस्म की ऑप्शंस हैं. आप इन्वेस्टर प्लस ऑपरेटर भी बन सकते हो, सिर्फ ऑपरेटर भी बन सकते हो, सिर्फ इन्वेस्टर भी बन सकते हो. बस उससे पहले वी वांट टू फिगर आउट अ बुलेट प्रूफ मॉडल जो हम ये करें. उसके बाद हम इन्वेस्टर को साल के अंदर मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर उसका पे बैक दें, और ऑपरेटर के साथ भी सिचुएशन ऐसी हो कि दे आर एबल टू एक्चुअली मेक मोर मनी देन वो अपनी दुकान चला लेता. तो व्हाई डू यू थिंक कि जो 2 मेजर ब्रांड्स आए, डेपिलेक्स और टोनी एंड गाय, टोनी एंड गाय आई वुड आर्ग्यू इज सक्सेसफुल
बट टोनी एंड गाय हैज़ फोकस्ड एंड एक्सक्लूसिव लाइक मेड इट सेल्फ वेरी एक्सक्लूसिव कि यार हमने टॉप 1% को ही सर्विस करना है. ऐसे ही है. वो टॉप 1% ही ग्रो नहीं कर रही, वो जितना उससे जूस निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं, और वो उसमें से वो बस हर साल उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि जी आम आवाम उधर तक ना पहुंच सके. मैक्सिमम वो किसी बहुत ही बड़े इवेंट पे आके फील गुड करने के लिए आ जाती है. जब डेपिलेक्स इनिशियली आया था, मुझे याद है F7 में था उस टाइम के ऊपर, तो दैट वाज the it place, right? So you'd spend extra money, and for a wedding function you go to Depilex and so on and so forth. Tony and Guy then became that benchmark, or Depilex got relegated to a more okay mass, थोड़ा mass market type. McDonald's आ गया तो KFC थोड़ा सा KFC हो गया था. Somehow उस point के ऊपर I would have imagined कि अच्छा Depilex ने देखा है कि यार अगर हम elites टारगेट नहीं कर रहे तो अब हम थोड़ा मैस मार्केट हो जाते हैं, बट दे सॉर्ट ऑफ विदर्ड अवे एंड डाइड इन माय ओपिनियन. एंड इंडिविजुअली बहुत सारे बुटीक सलॉन्स हैं, अनडाउटेडली हाई प्राइस्ड भी हैं, मीडियम प्राइस्ड भी हैं, व्हाटएवर, बट वो ब्रांड उस तरह से नहीं हो सका. जो कि टोनी एंड गाय का एक चीज़ मैं उनको डेफिनेटली कहूँगा कि द इंफ्रास्ट्रक्चर, द कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे क्रिएटेड, वेयर वो लोगों को लेकर आते थे, वो उनको सिस्टम में डालते थे. वो लड़का जो कि बोल सही नहीं सकता था और वो दाढ़ी का आके लिटरली कपड़े से सिर्फ शेविंग क्रीम साफ करता था, वो स्टाइल डायरेक्टर लेवल जाते मैंने पिछले 10 सालों में होता देखा है, और मैंने देखा है कि यार उसका करियर ट्रेजेक्ट्री कैसी है और सारा. सो द सिस्टम्स दैट दे हैड क्लियरली, यू नो, दे इट्स ग्लोबल सिस्टम वो लेकर आ रहे थे. Why do you think, I mean, if you were to compare that, why do you think previously brands have been unable to go to like 100 outlets? So, यार उसमें देखें आपने एट द एंड आप जब वॉल्यूम्स प्ले में हो तो आपको बॉटम लाइन पे वॉल्यूम सर्टेन अमाउंट ऑफ रीच करोगे तो यू विल मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आप प्रीमियमाइजेशन में हो और आप कम ब्रांचेस में हो. सो वो जो गेम खेल रहे हैं वो कह रहे हैं अच्छा यार 15 से 20 दुकानें ये हमारा कैप है, बट हम 15-20 में 5,000 रुपया 7,000 रुपया चार्ज करके वी आर एबल टू जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, वो एक इस तरह का गैप है, वो केटर कर चुके हैं. तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा गैप कहाँ पे, गैप अब वहाँ पे नहीं है. वो जैसे आपने बताया वो एस्टैब्लिश्ड है, इंटरनेशनल SOPs लेके आया हुआ है, वो उस तरीके से उस चीज़ को केटर कर चुका. तो इस साइड पे किसी ने उस तरीके से फोकस नहीं किया. अच्छा हमारा एक जो थोड़ा सा हमें एज मिल जाता है वो ये मेरा प्रोडक्ट बिजनेस प्राइमरली. हमारे जो मार्केटिंग स्पेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ब्रांड का लोगों को पता भी है. अच्छा एट द सेम टाइम अगर मैं पैसे कम भी चार्ज कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम व्हेन आई सेल अ प्रोडक्ट एज वेल फ्रॉम द सेम एरिया, तो मेरा पर स्क्वायर फुट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स हु इज डूइंग दिस. जिसकी वजह से हमें मैथ साइड पे जाने का फ़ायदा है. हमें अगर हम ज़्यादा पैसे चार्ज करने लग जाते हैं मगर मेरी लोकेशंस कम हो जाती हैं, दैट्स अ स्ट्रैटेजी दैट वुड नॉट वर्क फॉर अस बिकॉज वी आर प्राइमरली अ प्रोडक्ट बिजनेस. तो लोगों ने इस साइड पे क्यों नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा कि अगेन नाई जो है प्रोडक्ट की बैकिंग नहीं थी. आपका आप वहाँ पे बेसिकली सब्सिडाइज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ. यस सो वेरी वेल पोजीशन टू डू दैट राइट नाउ. आई नो यू आर लॉन्चिंग अ वेंचर्स बिट. या टेल मी अ बिट अबाउट दैट. यार सो मैंने ना देखा कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं. अब मेरे प्रोडक्ट्स अगर 700 दुकानों में जा रहे हैं और मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ तो मैंने उसी नेटवर्क के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मैं उन्हीं 700 दुकानों में एक दूसरा प्रोडक्ट भी पहुँचा सकता हूँ. अच्छा ब्रांड बिल्डिंग के तरीके सारे वही हैं, ऐसा सेम प्लेबुक जो सारे ब्रांड्स फॉलो करते हैं. आपने एक ब्रांड बिल्ड करना है, आपने PR करनी है, आपने कंटेंट बनाना है, आपने हुक लगाना है. हाँ उसमें जान ज़रूर होनी चाहिए, इट कांट बी मैकेनिकल, जिधर एक फाउंडर बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो मैं अब मेरे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है. अब मेरे पास एक आइडिया है यार, आई वांट टू गेट इन द फीमेल कॉस्मेटिक स्पेस, आई वांट टू डू कलर कॉस्मेटिक्स, बट उसके लिए मुझे कोई इस तरह का बंदा चाहिए हु इज़ पैशनेट अबाउट द साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे फाउंडर आ जाता है. तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं अब फाउंडर्स के साथ पार्टनर करना चाह रहा हूँ जो कि इधर कुछ करना चाहते हैं. बट जैसे मैंने बताया, आपने भी ई-कॉम एक्सपीरियंस किया, डब्बे बनवाने हैं, फ्लायर बनवाने हैं, ख्वारी है. सो आई हैव फिगर्ड दैट आउट. तो मैं अब ब्रांड्स के साथ पार्टनर करना चाह रहा हूँ. तो मैं कह रहा हूँ कि यार अच्छा आप जिधर 3 मिलियन से 6 मिलियन के दरमियान अगर रेवेन्यू कर रहे हो, दैट्स द स्वीट स्पॉट फॉर मी. क्यों? क्योंकि उसमें आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आप अचीव कर चुके हुए हो और उसके बाद आपको ग्रोथ कैपिटल चाहिए, आपने सिस्टम्स चाहिए आपको. सो आई कम इन एंड आई सॉर्ट ऑफ गिव दोज सिस्टम्स. एट द सेम टाइम देयर सर्टेन कैटेगरीज दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन. जैसे कि मैंने आपको कलर कॉस्मेटिक बताया, मैंने आपको फीमेल कॉस्मेटिक साइड पे कुछ बताया. तो उस तरीके से भी आई एम पार्टनरिंग विद ब्रांड्स. बट उसकी सारी सोच यहाँ से आती है कि एक हाउस ऑफ ब्रांड्स
आई थिंक बिल्ड करने की ज़रूरत है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जब हम ये सारी सर्विसेज को क्लब करते हैं तो वो जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं वो जब आप सारे ब्रांड्स पे उसको लेके जाते हो तो आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट कि भाई मल्टीपल ब्रांड्स करने हैं, इसके पीछे यूनिट इकोनॉमिक्स है, दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस। अब हमें अगर मैं ब्रांड्स के साथ बात करता हूँ तो बहुत क्रेजी लेवल CFOs मेरे जैसे ब्रांड्स के पास नहीं है। जब वो क्रेजी लेवल CFO चाहिए तो आप अफोर्ड ही नहीं करते ना, तो अब वो कैसे अफोर्ड करोगे? वो आप ऐसे अफोर्ड करोगे कि आपने एक पीछे CFO बिठाया हुआ है और वो सारे ब्रांड्स के अंदर 4-5 ब्रांड्स के अंदर फ्रैक्शनल CFO की तरह काम कर रहा है। यस। सो इसके पीछे रैशनल है। That makes sense. मुझे ये बताएं कि योर कॉस्मेटिक्स के आपका इंटरेस्ट भी है, आपने उसके अंदर वो किया भी है, बट बियॉन्ड कॉस्मेटिक्स हैव यू थॉट अबाउट कि यार मैं कुछ आगे पीछे और भी एरियाज़ को एक्सप्लोर करता हूँ? फॉर श्योर। सो अब कॉस्मेटिक्स तो इसलिए है कि मेरे लिए तो मुझे उसकी सप्लाई साइड भी आती है कॉस्मेटिक्स की, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ आइडियाज़। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कॉस्मेटिक में मैं प्रोडक्ट में भी हेल्प आउट कर सकता हूँ, मेरे पास सारे लोग हैं। तो एक जो चीज़ है जिधर मैं चाहता हूँ कि फाउंडर्स खुद उसको टेकअप करें, वो प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट ही सिर्फ फाउंडर ने फिगर आउट करना है कि वो क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनना है और कंज्यूमर को मैंने क्या देना है और कैसे देना है। उसके अलावा जितनी भी हैसल है, जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इट्स ऐसे नहीं है कि मैं भाई कुड बी एनी प्रोडक्ट, कुड बी एनी प्रोडक्ट। इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ प्लेबुक जो कि आपने लेके चलनी है। ऑप्स भी सेम है, कुरियर के साथ रिकॉन होनी है, पिक पैक शिप होना है, वेयर हाउस में इनबाउंड होना है और इस तरीके से आपने माल लेके जाना है। आपने ऑफलाइन जाना है तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाना है, आपको टर्म्स पता होनी है क्या होनी चाहिए, आपने स्टॉक मैनेजमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगेन वी ऑलरेडी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। और फाउंडर जब इस चीज़ों में लग जाता है, मैंने इस तरह की चीज़ों में बहुत टाइम स्पेंड किया और मुझे लगता है वो टाइम ज़ाया है। तो अब हम इस तरह का मैं एक सिस्टम बिल्ड करके किया है जिधर मैं फाउंडर्स को एक्चुअली ग्रो करा के दे पा रहा हूँ। उनके लिए गार्ड रेल्स लगाते हैं कि अच्छा यार ये एरिया है, इसके अंदर तुम खेलो और बाकी जो तुम्हारे सारे मसले वो छोड़ दो मेरे पे। मैं फाइनेंस कैसे करना है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, ये तुम टेंशन ना लो, जस्ट आई हैव। मुझे बताएं कि जो इस वक्त आपका करंट वॉल्यूम है जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस है? व्हाट्स द परसेंटेज? हाँ, अभी ऑफलाइन इज अबाउट 60 to 70% ऑफ ऑनलाइन और नेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन। नेक्स्ट ईयर Q2 पे हम ऑफलाइन को ऑनलाइन बीट करता देख रहे हैं। अगेन प्राइमरली पाकिस्तान में मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ऑफलाइन, तो हम ये देख रहे हैं कि इसको हम इस तरीके से करें। बट ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है कि हम क्यों कर पाएंगे। ऑफलाइन आप कह रहे हैं दिस इज, हाँ, ये जो ऑफलाइन है ये आप कह रहे हैं 4 रिटेल प्लस 200 डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। रिटेल में अभी आपने नहीं रिटेल अच्छा, सो ट्रेड आ जाता है जिधर हम लोगों की दुकानों में रखवाते हैं। रिटेल होता है जो आपकी अपनी रिटेल होती है। सो ट्रेड जो है वो ई कॉमर्स को अगले साल बीट कर जाएगा। रिटेल एट द सेम टाइम वो ट्राइंग टू फिगर आउट। हमने 4 दुकानें खोली थी, अब हम सलोन में आ गए हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है हम कितनी तेज़ी से मॉडल को फिगर आउट करते हैं, कितनी तेज़ी से हम पार्टनरशिप्स कर पाते हैं। तो इट्स स्टिल समथिंग दैट वी ट्राइंग टू फिगर आउट। आई फील लाइक ग्रोथ आपकी मैं जो होती देख रहा हूँ मुझे सैलून और ट्रेड में ज़्यादा नज़र आ रही है। आई फील लाइक आपके बिजनेस मॉडल के अंदर इट वुड बी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बट आई वुड हैव माई कंसर्न्स अबाउट हैविंग अ रिटेल शॉप कि एक बंदा जो है वो बियर्ड ऑयल या शैम्पू या वो लेने के लिए एक शॉप पे सेपरेटली जा रहा है। मेरा टच पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि यार आई वुड कंसिडर दीज आइटम्स ग्रोसरी। नहीं तो उसमें ये है कि जो हमारे कियोस हैं, एक लेक सिटी में, एक पैकेजेस में, एक गीगा मॉल में, एक गुलबर्ग शेप्स में। अच्छा, कियोस्क मेक्स मोर सेंस बिकॉज़ दैट्स वेयर यू आर एक्सप्लोरिंग, लाइक आप बेसिकली लोगों को फ्रेश डिस्कवर करवा रहे हैं। दैट्स अ डिस्कवरी प्ले। यस एंड इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एज वेल कि कंज्यूमर आ रहा है, वो देख रहा है, वो टेस्टर यूज कर रहा है। तो ये को बहुत वो सॉर्ट ऑफ अ मार्केटिंग एज वेल कि हमें ठीक है हम रेगुलर नहीं करते तो कियोस्क आई अंडरस्टैंड। मैं तो शॉप को सोच रहा हूं। कियोस्क मेक सेंस। हां। अच्छा, जो आपकी इस वक्त जो ऑनलाइन है उसमें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं KLI या नॉन KLI, डू यू हैव अ नंबर फॉर दैट? किसी भी ब्रांड के लिए KLI इज द मार्केट। अब थोड़ा सा व्हाट्स द नंबर फॉर नॉन KLI राइट नाउ? तकरीबन होगा 20-25%। अच्छा, उसको अभी तक बढ़ा नहीं सके। वो बढ़ रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब हम देख रहे हैं कि रिटर्न्स जो हैं बिजनेसेस में, ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न्स बढ़ गए हैं, लोगों के रिटर्न परसेंटेज बढ़ गई है। तो वो क्यों बढ़ी है कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लोग हैं वो अडेप्ट करने लग गए ई कॉमर्स पे। देव नाउ स्टार्टेड शॉपिंग ऑनलाइन, बट उनका अभी ट्रस्ट लेवल भी नहीं है और उनको अभी उस तरीके से बाइंग करनी आती भी नहीं है। सो हम ये देख रहे हैं कि अब कंज्यूमर बेस ओवरऑल बढ़ रही है
इन सिटीज़ की वजह से, और आगे जाके येस इधर इम्पैक्ट आ रहा होगा, बट मुझे फिर भी समझ आती है ये जो ब्रांड्स हैं ये KLI स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं. अब सोलोन साइड पे जब हम जाते हैं तो फिर येस वी कैन डेफिनेटली गेट इनटू दीज Tier 2 सिटीज़, बट मेजर जो हमारी ब्रांचेज होंगी वो KLI में ही एग्जिस्ट करेंगी फॉर द शॉर्ट टर्म. मेरा जो थॉट है ना, और मैंने अभी इस सीजन में मैंने आई स्पोक टू प्राइसोए, आई स्पोक टू सेंस एंड स्टोरीज, मंटो, एंड अ लॉट ऑफ दीज आर ऑब्वियसली ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स फर्स्ट, राइट? सेंस एंड स्टोरीज तो अब काफ़ी रिटेल साइट के ऊपर 40 कियोस्क्स में चले गए, दे ह्यूज नाउ, बट स्टिल दे हैव द DNA ऑफ अ ऑनलाइन ब्रांड. मुझे जो इसमें सारी थॉट में वो होता है वो ये होता है कि यार यस KLI इज़ ह्यूज बिकॉज इट्स एन एग्जिस्टिंग कस्टमर जो कि और स्पेंडेबल वो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर एक ये मसला भी है कि वहाँ का कस्टमर जो है ना वो बहुत रैपिडली आउटग्रो करता है. तो अगर उसका एक सर्टन प्राइस पॉइंट जैसे ही बढ़ता है या उसका वो बढ़ता है तो वो फिर दिमाग में ना एवं ही वो कहता है हाँ मैंने इंटरनेशनल ब्रांड ट्राई करना ही करना है, और फिर समहाउ कहता है नहीं ये बेहतर है, जो भी है ये बेहतर है. ऐसे ही है. अच्छा, और वो क्यों है? क्योंकि उसने थ्रू आउट हिज लाइफ उसने हमेशा टच पॉइंट के ऊपर महंगी चीज़ देखी है, बस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जब वो जैसे ही वो कर सकेगा वो निकलेगा. ऑन द अदर हैंड फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ये लोग मेरे हिसाब से ई-कॉमर्स में ये ज़ीरो कंज्यूमर से ये डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट में आए हैं, और इस कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो पाकिस्तानी ब्रांड जिसको वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग ब्रांड पोटेंशियली बन सकता है, राइट? अगेन इन मैनी वेज पाकिस्तान आई वुड से कि कंज्यूमरिज्म में 30-40 साल पीछे है, एंड इट्स गोइंग टू फॉलो वेरी सिमिलर ट्रजेक्टरीज दैट ग्लोबल ब्रांड्स हैव फॉलोड इन द वेस्ट एंड एल्सवेयर. बिल्कुल. एंड देयरफॉर एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि KLI है, पैसा आपको KLI निकाल के देगा. वाइल, और ये एक्चुअली मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट भी मुझे उमर ने दी थी एट वन पॉइंट वेयर ही वाज लाइक यू नो लाइक these are the second tier cities are where I want to make sure that people remember me as a brand, because for them it will be the first time that they will go from unbranded China to an actual स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांड. ब्रांड्स के कॉन्सेप्ट ही है ना स्टैंडर्डाइज्ड, जो चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. तो मुझे बस ये होता है कि आई फील लाइक ब्रांड्स should have a very core focus in terms of, while the returns might not be there in the short term, should have a core focus in really deploying themselves in second tier, because I feel like कि वो एक long term investment है जो कि एक दफ़ा वहाँ बस गए ना तो वो फिर आप वो वाली cities आपको 30-40 साल तक नहीं छोड़ेंगे अगर आप वहाँ पर अच्छे से बस गए, और वो it's all a matter of who goes there first. ऐसे ही है. अच्छा देखो, आप जो ब्रांड है ना वो सिर्फ मतलब आप अगर वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, आई कम्प्लीटली गेट योर पॉइंट कि लोग एस्पिरेशनल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, देखते हैं अच्छा यार मैं इस ऊपर कैसे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ. सो एज अ ब्रांड KLI में भी आप अपने आप को एज एन एस्पिरेशनल ब्रांड पोजीशन कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एट द सेम टाइम दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन Tier 2 मार्केट्स. ठीक है, वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकते, बट वहाँ पे कॉम्पिटिशन ही नहीं है. सो वी आर 100% अवेयर ऑफ दैट, और हम इस चीज़ को भी एट द सेम टाइम करना चाह रहे हैं. आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे जैसे आपने बताया स्टैंड लोन्स भी हैं, अच्छे लोग हैं जो खुद अपना काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. तो जब हम KLI में आना चाहते हैं तो हम वी रियलाइज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बट Tier 2 में कंपटीशन ही नहीं है. तो हम दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना चाह रहे हैं. बट आपने देखना है कि जैसे इंपोर्टेड बाहर पहले चीज़ आती है, जब फिर पाकिस्तान में आती है लोग कहते हैं वो क्या बात है. सो स्टार्टिंग ऑफ वी हैव टू बी इन KLI के बाद जब आप Tier 2 में जाते हो तो आप एज ए ब्रांड आ रहे हो. और जो आपने पॉइंट बताया कि ऐसे नहीं है कि KLI में आपका बिजनेस ठप हो जाता है, आप अगर वहाँ पे भी एज अ ट्रू एस्पिरेशनल ब्रांड अपने आप को बिल्ड कर पाते हो और वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, उसमें आपसे पैसे नहीं आते. आप अगर 1000 रुपये में अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको दूसरा प्रोडक्ट 3000 का पड़ रहा है, तो कंज्यूमर कहता है यार मैं क्यों 2000 एक्स्ट्रा लगाऊं, जितने मर्जी पैसे हो आपके पास, तो आप उस तरीके से पैसे नहीं लगाना चाह रहे. तो हम उस तरीके से इसको देख रहे हैं. तो हम ये नहीं कर रहे कि अच्छा यार हमने सिर्फ KLI में ही रहना है और हमें पैसे यहाँ से मिलेंगे, और Tier 2 पे फोकस नहीं करना है, हमने सिर्फ Tier 2 पे फोकस करना है. आई थिंक जो हमारी मार्केट है वो पूरा पाकिस्तान है, और पूरे पाकिस्तान में हम जब वैल्यू फॉर मनी देंगे, और वैल्यू फॉर मनी में प्रोडक्ट भी आता है, सर्विस भी आती है, आपका ब्रांड भी आता है, एक्सेसिबिलिटी भी आती है. अब हमने सर्विसेज भी ले आए हैं, सर्विसेज भी आपकी आ जाती हैं. सो ये सारी जो चीज़ों को आप क्लब करते हो तो दैट्स वैल्यू फॉर मनी. और वो आई एम वेरी उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है आपका. आपने कहा कि एक तो इकोसिस्टम प्ले है, और दूसरा आपने बोला कि कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ना एसेंशियली व्हेन यू गोइंग फॉर मेंबरशिप्स, तो देन यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ सर्टेन लॉयल्टी.
तो ग्लोबली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि ब्रांड्स आर मूविंग इंक्रीजिंगली टुवर्ड्स लाइक अ कम्युनिटी सिचुएशन, वो मेंबरशिप्स निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं नाइकी का देख रहा था, आपको आप आम जनता जूते ही नहीं खरीद सकती। वो कहते हैं जी पहले मेंबर बनो, फिर ये वाले जूते सिर्फ उनको मिलेंगे, वरना आम आदमी को मिलेंगे ही नहीं, राइट? सो वो इन अ वे लॉयल्टी है। मुझे एक बात ये बताएं कि यू मेंशन्ड दिस अर्लियर, you're getting into perfumes category as well. And I know आज Profit Magazine पे भी आया हुआ है, perfumes is a huge category, it's very rapidly growing. What's your thought about getting into that? And again, cosmetics है तो it's a logical expansion, but what was your thought and how are you hoping to position that? सही है। क्योंकि और इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि फॉर एक वो कॉस्मेटिक ब्रांड वाला परफ्यूम है, सो वो निकलता है बॉडी स्प्रे, फिर वो मिस्ट और फिर वो परफ्यूम पे जाता है, बट दैट्स मच मोर लाइक डेली वेयर. And then you have the luxury and designer category, right? Which I feel like is much more difficult in your case if you expand your brand around that. बिल्कुल. But if you're going for more daily wear, more affordable, standardized, that would make a lot more sense. What's your thought in terms of that, and how are you launching that? When's that coming out? So हम इसको एज अ डेली वेयर और अफोर्डेबल ही लेके चल रहे हैं. अगेन वी हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, हमारी दुकानों में भी आ रहे हैं, सलोन पे भी आ रहे हैं. तो अब हमें है कि यार ये एक तरीके से जो हमें रेंट पड़ रहा है, ये हमारी एड कॉस्ट है. तो अब एड कॉस्ट को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मगर हमारी एड कॉस्ट फिक्स्ड है. जब हम दुकानों की बात करते हैं, कियोस्क की बात करते हैं, सलोन की करते हैं, तो उसमें मैं AOV अपनी कैसे बढ़ा सकता हूँ. AOV मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ बाय हैविंग मोर प्रोडक्ट्स, ज़्यादा ऑप्शन दे दूँ, या हैविंग प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में परसीव्ड एट अ हायर प्राइस पॉइंट है. उससे बहुत ज़्यादा आपको फर्दर फायदे मिलने लग जाते हैं. जो आपकी फिक्स कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल, वो डिमिनिश होने लग जाती हैं. सो परफ्यूम हम सोली इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी AOV कैसे बेहतर कर सकते हैं. AOV बेहतर करते हैं, आपकी शिपिंग कॉस्ट तो वही है. अगर आपको जो शिपिंग कॉस्ट है डिवाइड बाय AOV आपने करना है पर ऑर्डर, आपकी टोटल जो भी ऑर्डर वैल्यू थी शिपिंग कॉस्ट को डिवाइड किया. तो जब हम AOV अपनी बढ़ा लेते हैं तो हमारी जो कॉस्ट हैं एज अ परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश कर जाती हैं, विच इज़ वाई वी आर डूइंग दिस. तो इस तरीके से हम आ रहे हैं कि भाई हमारे कस्टमर को और क्या चीज़ें चाहिए. वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मैन. उसको जो भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए चाहिए, वी आर हियर टू प्रोवाइड दैट. हम नवंबर 15 को परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं, दिसंबर 15 को हम हेयर डाइज लॉन्च कर रहे हैं. उसके बाद हम फर्दर हमने अपनी डीओ लाइन को फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं. हम ज़्यादा ऑप्शंस लोगों को देना चाह रहे हैं, तो वो हम ट्रेड साइड पर भी फर्दर उसको लेके चल रहे हैं. तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हमने AOV भी बढ़ानी है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो करंट कंज्यूमर बेस है हम उसको और फर्दर क्या दे सकते हैं, एंड एट अ प्राइस पॉइंट विच इज़ वैल्यू फॉर मनी. तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट है सारा कुछ है, इट्स अ मिक्स ऑफ फैशन, फंक्शनैलिटी एंड सॉर्ट ऑफ कह लो कि एसेंशियल्स. व्हाट्स द प्राइस पॉइंट जिसके ऊपर परफ्यूम हम इधर सोच रहे हैं तकरीबन 3,000 से 3,500 पे इसको लॉन्च करें. 50 ml. 50 ml. कितनी टाइप्स के लॉन्च हो रहे हैं अभी? सो अभी हम एक ही कर रहे हैं. इट्स अ पायलट फॉर अस और इट्स गोइंग टू बी लिमिटेड स्टॉक. और उस तरीके से हमारा एक पायलट होगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे, अच्छा यार इसकी क्या नंबर्स रहे हैं, क्या रिस्पांस है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट शायद हमें नीचे करने की ज़रूरत है, या एक इसको कैसे लेके चलना है. सो जिस भी हम प्रोडक्ट में आते हैं, इट्स अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ फील्ड. सो मेंस ग्रूमिंग, जब आप एक मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में आ गए हो तो वो आपको फिर सारी लीवर इधर देखने पड़ते हैं. अभी आप अगर देखोगे तो स्टैंड लोन ब्रांड्स होते हैं. परफ्यूम का ब्रांड ही अलग है, शैम्पू का ब्रांड अलग है, फेस वॉश का ब्रांड अलग है. तो इधर थोड़ा सा प्ले फ़र्क हो जाता है, जिधर फिर हम आते हैं अच्छा यार लेट्स एक्सपेरिमेंट, और फिर हम देखते हैं परफ्यूम कैटेगरी ऊपर से इतनी ज़्यादा रेंज है उसमें कि हमें खुद भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि अच्छा यार कि यहाँ एज अ ब्रांड हम इसको कहाँ पे क्या कर सकते हैं. वेर एज जब हेयर डाइज हम निकालते हैं तो हमें पता है अच्छा ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे बिक रहा है, ये यहाँ पे बिक रहा है, तो हमने हमारी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ये प्राइस पॉइंट रखना है. मुझे बताएं कि ये आप लोकली प्रोड्यूस करवा रहे हैं, लोकली सोर्स करवा रहे हैं? जी. फ्रेगनेंस मोस्टली जो है वो इम्पोर्ट होती हैं. हमारे प्रोडक्ट्स हाँ, वो लोकल पुट टुगेदर करते हैं ना, वो हिमानी है और इस तरह के डिफरेंट हैं. तो यू हैव अ लोकल पार्टनर ऑन बोर्ड who's managing all of that. हम पहले से डिओड्रेंट्स कर रहे थे, तो वी नो हाउ टू प्रोड्यूस सेंस. डिओड्रेंट भी एक तरीके से परफ्यूम है. सो वी हैव अ नॉन गैस डिओड्रेंट, और उसमें क्या होता है कि परफ्यूम में अगर सेंट की परसेंटेज लेट्स से 25% है, तो डिओड्रेंट में इट्स अराउंड 10%. सो 2 पफ्स या 2.5 पफ्स ऑफ अ डिओड्रेंट इज इक्वल टू अ परफ्यूम. तो दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने रियलाइज़ किया कि जो लोग नॉन गैस डिओड्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, दे यूज़ इट एज अ परफ्यूम. लॉट ऑफ पीपल जो परफ्यूम्स नहीं अफोर्ड कर सकते वो खरीदते हैं और वो अपने कपड़ों पे लगाते हैं, वो उसको एज अ बॉडी स्प्रे नहीं ट्रीट कर रहे. तो वो हमारे पास पहले कैपेबिलिटी बिल्ड थी, तो अब हम उसको परसेंटेजेस को बढ़ा के एक बॉटल फॉर्म में लेके जाके एज अ परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं. मेक सेंस. इन टर्म्स ऑफ टेक,
I see that your website has like trimmers और intimate category भी है और चीज़ें भी हैं where you're basically थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं कि यार एक सेम बंदा आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, उसकी ये डिमांड्स हैं तो उसको और क्या क्या चाहिए हो सकता है तो मैं उसको अंदर वो ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दूँ. डिड यू थिंक अबाउट, क्योंकि अगेन मोबाइल फ़ोन्स में लोग इसमें आ गए, हेडफोन्स में आ गए, टेक्निकली ना ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, इसमें अब बस ब्रांड की वैल्यू ही रह गई है कुछ, वरना चाइना हर चीज़ मतलब नहीं, आपके ये ब्लेंडर स्लेंडर होम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सेम है, देर ऑल द सेम, एंड यू सॉ दैट कि वो ओरिएंट तो दिस तो दैट, दे ऑल केम इन एंड दे ऑल बेसिकली आर जस्ट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना एंड देर जस्ट सेइंग कि यार हमें इस शेप में कर दो और फिर उसके ऊपर हमारा ये नाम डाल दो और उसमें एक असेंबली की टैक्स ब्रेक लेने के लिए एक असेंबली की लाइन बना दो एंड वी आर एबल टू डू दैट. तो आई एम क्यूरियस कि did you think about okay why not get into electronics as well? And because I'm quite certain if there is a 7,000 rupee trimmer Philips cut that's available on your website, I would argue that this can very easily be brought down to 3,000 or 4,000 if sourced from China, and the premium is just you keep the premium rather than letting it go to Philips and 3 distributors in the supply chain. बिल्कुल बिल्कुल. तो यार हम हर चीज़ फ़िलहाल नहीं कर सकते. हमारा अभी जो मसल बिल्ट है वो फॉर कॉस्मेटिक्स है या इस तरह के प्रोडक्ट्स में है. अब मैं एकदम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ तो वो बिल्कुल ही एक अलहदा प्ले हो जाता है. सो मुझे है कि पहले हम लोग इस साइड पे अपने आप को बिल्ड करें और उसके बाद यस दैट्स डेफिनेटली अ प्ले जो हम आगे जाके कर सकते हैं. बट अभी हम उसको कैसे कैटर कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप्स के थ्रू उसको कैटर कर सकते हैं. तो हम मेरा नेक्स्ट सवाल ये आने वाला था कि फॉर एग्जांपल समवन इज़ वॉचिंग दिस एंड ही इज़ थिंकिंग यार मैं एक और हेडफोन्स का ब्रांड बनाता हूँ चाइना से मंगवा के, जो कि 4 और एग्जिस्ट करते हैं, तो मे बी ही कैन थिंक अबाउट कि ओके व्हाट इफ आई जस्ट डू लाइक अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट ऑफ consumer electronics and then I reach out to you and say okay, listen, why don't you list mine? And फॉर श्योर. तो हम कर भी ये रहे हैं. हमने देखा हमें बड़े लोगों ने कहा तुम मार्केट प्लेस बना दो फॉर मैन. अच्छा, हमने देखा मार्केट प्लेस इज़ एक ऐसा बिजनेस है जिधर आप बहुत ज़्यादा आपके पास ना मार्जिन्स हैं और इस स्पेस पे आप मार्केट प्लेस फॉर मैन बनाते हो तो आप ट्रूली कुछ इस तरह के मार्जिन्स है ही नहीं कि कुछ ले सकते हो. तो हमने इसको पोजीशन इस तरीके से किया कि वेर अ सेमी मार्केट प्लेस, कि जो चीज़ें हमारी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रही हैं उन चीज़ों को हम लेके आ सकते हैं. I think the right word that someone used, Priceau used, managed marketplace, right? Managed So marketplace. you don't just randomly put out like हर किसी का माल जिसका ट्रस्ट इश्यूज है, you basically vet every vendor who's bringing in a product and making sure कि उसकी क्वालिटी वो, is that correct? वो तो है ही है, बट हम प्रोडक्ट कैटेगरीज किस में हमने जाना है और क्या क्या यहाँ पे रखना है, हम उसको भी बहुत सिलेक्टिव है उसमें. हम ऐसे नहीं है कि हम हर चीज़ यहाँ पे लगा देंगे जो आदमी ख़रीद रहा है. हमने देखना है कि यार हमारे ब्रांड के साथ क्या क्या चीज़ जा रही है, हमारे कंज्यूमर को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो हम इसलिए उस तरह के लोगों के साथ पार्टनर कर रहे हैं, वरना तो हम कुछ भी वेबसाइट पे डाल सकते हैं. सो व्हाट आई मेंट वाज कि हम इस तरीके से थोड़ा सा सेलेक्टिव है Makes sense. एज कम्पेयर टू अ प्योर Makes sense. मार्केट प्लेस प्ले. Makes sense. We're at the 1 hour 40-minute mark. I'm gonna wrap this up. yeah. Ibrahim, I'm gonna ask you a question. I ask all of my guests, and I know that you went out to study, you go out to explore the world as well, but you choose to remain in Pakistan and do business in Pakistan. I'm curious, having seen ups and downs in business, otherwise as well. How do you see Pakistan 25 years from now? Knowing what you know now, seeing what you've seen, without any ifs and buts. If we do this, then Pakistan will be like this. Just extrapolate what you see right now, and give me a sense of Pakistan, 25 years बाद कैसा होगा. या सो आई फील लाइक कि होप हमारी जो हमारे से बड़ी जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा थी, और 1947 से हम आगे से यही सोच रहे हैं पाकिस्तान बेहतर होगा, बट पाकिस्तान बेहतर नहीं हुआ, पाकिस्तान नीचे ही जाता जा रहा है. सो अगर हम हिस्टोरिकल एनालिसिस पे बात करें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम कैसे इसको बेहतर कर रहे होंगे, मगर अगर अब करंट हालात देखें तो येस इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिधर हमें कंज्यूमर साइड पे भी लोगों को हम देख रहे हैं ग्रो कर रही है, हमारी स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रही है. तो करंट अगर मैं सिनेरियो को तो देखूं तो इस आगे समझ आ रही है कि यार हम बहुत बेहतर हो जाएंगे. बट आई फील लाइक ये एक चीज़ थ्रू आउट पिछली जनरेशन्स जितनी भी थी वो सारी भी यही सोचती रही हैं. तो मैं लॉट ऑफ टाइम्स ये कहता हूँ कि यार मैं अभी 29 साल का हूँ, तो मैंने ऐसा क्या देख लिया या कर लिया जिधर मैं आगे बेहतर बता सकता हूँ. मेरे जितने भी बड़े थे वो ऑब्वियसली 50 साल के एक्सपीरियंस हैं, और वो भी अगर यही सोच रहे थे और उसके बाद वो चीज़ उस तरीके से नहीं हुई, तो आई फील लाइक जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को और वे ऑफ रनिंग द होल थिंग को चेंज नहीं करते तो ये चीज़ें सिर्फ मुझे टेम्परेरी नज़र आती हैं.
तो मुझे उम्मीद ज़रूर है कि एज अ कंट्री वी आर एबल टू एक्चुअली कम अप विद वेज एंड सोल्यूशंस. बट अगेन यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू हैव मूव टू द US, पहले दुबई चले गए. नॉट दैट्स रॉन्ग, बट हमारा इतना अच्छा जितना भी टैलेंट है वो बाहर चला जाता है. तो मुझे नहीं लगता कि जब तक हम इन लोगों को वैल्यू करेंगे और इन लोगों को यहाँ पे रोकेंगे या हम कोई इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिधर ये चीज़ें ना हों, तब तक हम ग्रो कर सकते हैं. हाँ ठीक है, टेम्परेली डॉलर भी कंट्रोल्ड है, स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रही है, बट कोई ऐसी पॉलिसी क्या हम लेके आ रहे हैं या ऐसे कोई चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यार आगे जाके चलेगी. हाँ ठीक है, स्टार्टअप कल्चर है, फैंसी चीज़ें अब हमें दिखने को मिल रही हैं, बट वो फैंसी हैं. बिजनेस तो पहले भी चल रहा था, टेक्सटाइल पहले भी चल रही थी, हर किस्म के डिफरेंट बिजनेसेस चल रहे थे. हाँ न्यू बिजनेसेस आ गए हैं, बट क्या वो उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं या विल दीज बी जस्ट अदर SMEs जो आके बस यहाँ पे अपनी बस फैमिलियों का और चीज़ें कर रहे हैं. तो आई फील लाइक हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा होपफुल कि आगे जाके, होपफुल तो मैं हूँ बट मुझे नहीं नज़र आता कि जब तक ड्रास्टिक चेंजेस रिस्क आप ज़्यादा देख रहे हैं. यस. Makes sense. Ibrahim bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. You've created a phenomenal brand, and I wish you all the best. I'm super excited about the salon thing, by the way. I think there's incredible growth opportunity there. So I'm excited to see where that goes, and thank you so much for taking the time out. थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, थैंक यू. ख्याल रखें. And for all of you guys, let me know अगर आपने दाढ़ी मूड से कुछ ख़रीदा है, नहीं ख़रीदा. अगर नहीं ख़रीदा जाके ख़रीदें, ख़रीदा है तो how was your experience? What's your feedback on their products? What's your thought on everything that we've discussed in the new lines that they're getting into? आपको इनका potential कैसा लगता है आने वाले वक्त के अंदर? Is there anything that they're missing? Let me know in the comment section below. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.